मेरा बचपन बहुत ख़राब बचपन रहा है, बहुत ख़राब बचपन, बुरा बचपन कहा जा सकता है। जैसे अपने पसंद के खान पान के लिए मैं चोरियां करता था और पिता के इतने कम पैसों में से पैसे चुरा लिया करता था। मुझे ये बात उसी स्कूल में प्राचार्य रहे मेरे प्रिय लेखक ने मुझे बताई कि तुम्हें पता है पवन, तुम्हारी माँ उस गांव की पहली 8वीं पास महिला थी। ख़ासतौर से स्त्री मेरे भीतर की कविताएं, ये सारी की सारी मेरे अनुभव की कविताएं हैं, सच्ची कविताएं हैं, मेरे नज़दीक की कविताएं हैं। जैसे मुझे स्त्रीवादी कवि कहा जाता है, जबकि मैंने कभी नहीं कहा कि मैं स्त्री विमर्श का कवि हूँ। स्त्रियाँ लिखें, अपने बारे में लिखें, और हम सब पुरुषों ने जितना भी अब तक स्त्रियों पे लिखा है उस सबको फीका कर दें। मैंने स्त्री मुग़ल 2 साल तक लगातार अध्ययन किया, मुग़ल इतिहास को पढ़ा, उससे संबंधित आनुषंगिक उपन्यास पढ़े, जो भी किताबें मिल सकती थी मुझे मिला, उर्दू से हिंदी में अनुदित होकर आई किताबें पढ़ी। मैं हमेशा मानता हूँ कि सृजन एक बड़ी कार्यवाही है, प्रमुख कार्यवाही है, प्रतिरोधी कार्यवाही है, बड़ी कार्यवाही से कभी बंद नहीं होना चाहिए, पाठक उसके हों या नहीं हों। मुझे ऐसा लगता है कि कविता से समाधान की मांग करना एक बिल्कुल अलग तरह का प्रश्न है, और संभवतः ये लेखक को पीड़ा पहुंचाने वाला प्रश्न भी हो सकता है। आज का समय वो है कि कवि को अपनी कविता की ओट में नहीं छिपना चाहिए। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि यदि मैं प्रलेस में नहीं आया होता तो क्या मैं लेखक भी होता। मैंने ये कविताएं लिखी हैं और ये कविताएं उनके सामने, वो मेरी कविताओं को कविताएं ना मानने के लिए भी स्वतंत्र हैं। मतलब मेरे पिता पर उनके उस समय जो लोग थे परिवार के, उन्होंने ध्यान दिया होता तो वो भी पढ़ लिख गए होते। नमस्कार, आप संगत देख रहे हैं। मेरा नाम है अंजुम शर्मा। संगत की टीम ग्वालियर में है और हम एक होटल में हैं जहां हमने एक ऐसे कवि को आमंत्रित किया है जिन्होंने अंगूठे से लेकर अमरूद तक पर कविताएं लिखी हैं, और जब वो प्रेम पर कविताएं लिखते हैं तो उसमें स्त्रियां अपने आप शामिल हो जाती हैं। एक ऐसे कवि जिन्होंने पत्नी पर कविताएं लिखी, बेटी पर कविताएं लिखी, माँ पर लिखी, माँ के प्रेमी पर कविताएं लिखी। कविता उन्होंने शौचालय की दीवारों और दरवाज़ों के पीछे लिखी हुई टिप्पणियों पर भी लिखी, और मुझे ध्यान नहीं पड़ता है किसी ने उन पाद टिप्पणियों को या उन टिप्पणियों को या उन नोट्स को या उन कमेंट्स को बनाकर कभी कविताएं लिखी हों या कविता लिखी हों। भारत जब नई सदी की दहलीज पर कदम रख रहा था, या जिस समय उसने कदम रखा था, उसी वर्ष उनका कविता संग्रह आता है। 90 के दशक में वो शुरुआत करते हैं कविता लिखने की, लेकिन सन 2000 में आता है उनका कविता संग्रह, और धीरे धीरे वो पुरुष की ज़मीन पर खड़े होकर स्त्रियों की दुनिया में दाखिल होने का प्रयास करते हैं। आदि ग्रंथों में भुला दी गई स्त्रियों पर उन्होंने कविताएं लिखी, नाम दिया स्त्री शतक। मध्यकालीन भारत में जिन स्त्रियों को कभी याद नहीं किया गया उनको केंद्र में रखकर कविताएं लिखी, नाम दिया स्त्री मुग़ल। तुम्हें प्यार करते हुए, इस तरह मैं, स्त्री शतक और स्त्री मुग़ल जैसे रचनाओं के रचनाकार पवन कर्ण। बहुत बहुत स्वागत है पवन जी। नमस्ते। ग्वालियर के आप रहने वाले हैं, और जो मैंने पूरा जिक्र किया तो उन कविताओं पर तो मैं बात करूंगा ही, लेकिन जब से हम लोग ग्वालियर आए हैं, और आपकी एक कविता भी है काली मिर्च जी मैं वहीं से शुरुआत करूंगा जी। इस तरह मैं नहीं, किसमें है, तुम्हें प्यार करते हुए में है, काली मिर्च नाम की कविता है। हालांकि वो कविता कुछ और है, कहीं से कहीं पहुंचती है, लेकिन मैं यहीं से शुरुआत कर रहा हूँ। कितनी काली मिर्च क्यों खाते हैं? मतलब ये मुझे मतलब बड़ा विनोद से भर देने वाला प्रश्न है आपका, पर मेरा जो अनुभव है कि ये सच है कि शहर में काली मिर्च खाई जाती है। हाँ। लोग पसंद करते हैं, और बहुत सारे जो घरों में भोजन के प्रकार हैं, हाँ। उन सब में भी काली मिर्च खाई जाती है, और दुकानों पर भी, मिठाइयों पर भी ऊपर उसके एक शब्द है भुरकने। अच्छा। मतलब उसे पीस कर मिठाई के ऊपर भुरक दिया, उसे मतलब डाल दिया। हाँ। तो उसका भी एक रिवाज है, और उसका स्वाद, मिठाई के स्वाद को काली मिर्च का स्वाद बढ़ा ही देता है। मतलब हम लोगों का मत है ग्वालियर में।
मिठाई पर काली मिर्च। जी हाँ, कई बार आप बर्फ़ी पे भी डली हुई देखेंगे। हाँ। और भी कई तरह से हैं, और मसालों में उसका उपयोग होता है। तो वो यहाँ के खान पान का जीवन का हिस्सा है काली मिर्च। और अच्छा है, यदि आप इस शहर को काली मिर्च की भी एक पहचान दे रहे हैं तो ये अच्छा है, आगे भविष्य में इस पर बात होगी। मुझे तो पहले दिन लगा था इसका नाम ग्वालियर नहीं ग्वालियर होना चाहिए। नहीं, ये भी अच्छा है। जी। लेकिन जो आपने कविता लिखी काली मिर्च नाम से, ये कविता शुरू होती है, एक बार मैंने तुम्हारे बैग में झांक कर देखा तो मुझे उसके तल में कुछ काली मिर्च पड़ी दिखाई। जी। इसके बाद ये कविता को आप तिल तक ले जाते हैं। जी। अंतिम पंक्तियां हैं, मेरे स्वाद में डूबे हुए तुमने प्यार करते हुए मुझसे क्या क्या नहीं कहा, पर तुम्हारी ये काली मिर्च ठहर कर रह गई मेरी याद में, बस तब से ये मेरे साथ हैं, बैग खोलते ही जब मेरी निगाह इन पर पड़ती है, मेरे तिल मेरी पीठ में चुभने लगते हैं। किस तरह से कविता लिखी थी? अब इस कविता के लिखे जाने का अनुमान मुझसे ज़्यादा आप लोग लगा सकते हैं इस कविता को पढ़कर। निश्चित तौर पर प्रेम में डूबे हुए किसी युगल की ये बहुत बहुत नज़दीकी अभिव्यक्ति है, बहुत करीबी अभिव्यक्ति है कि वो इसको महसूस करते हैं। और बैग में पढ़ कई लोगों को देखा हुआ बहुत सारी चीज़ें अपने उसमें शामिल करते हैं, इलायचियाँ रखते हैं अपने पास में, लौंग रखते हैं। तो ये, और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कविता है ये सच्ची कविता है, ये सोच कर लिखी हुई बनाई हुई कविता नहीं है, ये अनुभव की कविता है। तो ये अनुभव की कविता है, तो प्रेम की गति बहुत दूर तक कवि को, मनुष्य को ले जाती है। अभी आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि सच्ची कविता है, क्योंकि अनुभव से पकी हुई कविता है। जी। इसका दूसरा अर्थ ये निकलता है जो अनुभव से पकी हुई कविता नहीं है वो सच्ची कविताएं नहीं होती हैं? ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मैंने इस कविता के और अपनी कविता के पक्ष में ये बात कही है। मैं किसी कविता के विपक्ष में कोई बात नहीं कह रहा हूँ, ये इस कविता के पक्ष में कही गई बात है। और मेरी अधिकांश कविताएं जीवन को बहुत करीब से देखी गए अनुभव की कविताएं हैं, अधिकांश सच्ची कविताएं हैं। आगे आप जिन कविताओं पर बात करेंगे मैं उन कविताओं के बारे में ही बताऊंगा। इस तरह के प्रश्न भी खड़े हुए हैं कि ये कवि के, क्या ये जो कविताएं हैं ख़ास तौर से स्त्री मेरे भीतर की कविताएं, क्या ये कविता कवि के जीवन के का हिस्सा हैं, कवि के जीवन का अनुभव का प्रतीक हैं? तो मैं ये कहना चाहूँगा, जी हाँ, ये स्त्री मेरे भीतर की कविताएं हों या अन्य संग्रहों की कविताएं हों, ख़ासतौर से स्त्री मेरे भीतर की कविताएं, ये सारी की सारी मेरे अनुभव की कविताएं हैं, सच्ची कविताएं हैं, मेरे नज़दीक की कविताएं हैं। इस संग्रह की जो स्त्रियां हैं वो बहुत मेरी करीबी स्त्रियां हैं जिन्हें मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। स्त्रियों पर चूँकि बात अब शुरू हुई है, मैं हालांकि बाकी कविताओं पर पहले बात करता, तो पहले मैं शुरुआत उन स्त्रियों से करना चाह रहा हूँ जिनके नज़दीक सबसे ज़्यादा आप रहे। स्त्री जिसने आपको जन्म दिया, उनके बारे में थोड़ा बताएं, क्योंकि मुझे पता लगा वो आसपास के गाँव को अगर देखें तो आपकी माँ पहली मिडिल पास महिला थी। बिल्कुल, ये आपका जो प्रश्न है ये निश्चित तौर पर मुझे भावुक कर देने वाला प्रश्न है, पर ये सच है कि यहाँ से 25 किलोमीटर दूर, 25-30 किलोमीटर दूर एक गांव है, गांव का नाम पारसैन है और उसे पासड़ भी कहा जाता है। अपभ्रंश मतलब तोड़ मरोड़ कर किसी भी गांव का या किसी व्यक्ति का नाम बिगाड़ देने में हम लोग बड़े माहिर हैं। तो उसमें उस गांव की मेरी माँ पहली मिडिल क्लास महिला थी, लड़की थी। और ये बात मुझे बहुत देर में जाकर मालूम पड़ी, जबकि मेरे ननिहाल के लोगों को ये बात मालूम नहीं थी।
या हो सकता है कि उनको कभी ये बात मालूम रही हो और वो बात उनकी स्मृति से निकल गई हो। लेकिन मुझे ये बात उसी स्कूल में प्राचार्य रहे मेरे प्रिय लेखक ने मुझे बताई कि तुम्हें पता है पवन, तुम्हारी माँ उस गांव की पहली 8वीं पास महिला थी। तो ये इस बात ने मुझे बहुत द्रवित कर दिया। मैं बहुत देर तक सोचता रहा और आज भी जब ये प्रसंग मेरे सामने आता है, माँ को लेकर ये जानकारी सामने आती है, तो मेरी आंखें डबडबा जाती हैं और खुशी भी होती है, रोमांच भी होता है और दुख भी होता है। आगे चलकर मेरी माँ को इसी मिडिल क्लास के आधार पर मध्य प्रदेश शासन में नर्स की नौकरी मिली। अरे वाह। पहले 8वीं पास महिलाओं को नर्स की नौकरी मिल जाया करती थी और वो उनका सिलेक्शन हुआ, वो शासकीय सेवा में गई, एएनएम बनी। एएनएम नर्स को यहाँ एएनएम कहा जाता है। और मुझे याद है आज भी उनके सर्टिफिकेट मेरे पास रखे हुए हैं, मैंने उन्हें नष्ट नहीं किया है और मैं कभी कभी उनको देखता हूँ। तो जब उन्होंने परीक्षा दी तो परीक्षा में जो उनकी मार्कशीट है 2 विषयों में उन्हें विशेष योग्यता हासिल है, डिस्टिंक्शन है उसमें। तो मैं आश्चर्य से भर जाता हूँ। बाद में चलकर उन्होंने हायर सेकेंडरी पास की। एक जिस जगह वो पोस्टेड थी, यहाँ से है 100-150 किलोमीटर दूर एक जगह जहाँ उनकी पोस्टिंग थी, तो वहाँ से उन्होंने हायर सेकेंडरी दी। क्योंकि हायर सेकेंडरी पास के यहाँ पहले 11वीं हुआ करती थी जिस दौर में मैं पढ़ रहा हूँ। ये बात है 80-81 की। हायर सेकेंडरी दी और वो पास हुई उस दौर। और वो जिस वर्ष में पास हुई उसी वर्ष में मैंने भी हायर सेकेंडरी दी और मैं फेल हो गया। मेरी सप्लीमेंट्री आई उसमें। अच्छा। तो हाँ जी हाँ, वो भी एक अलग किस्सा है कि मैं पहले यहाँ एक स्वभाव था यहाँ के समाज का कि बच्चा थोड़ा बहुत पढ़ा लो, उसे साइंस दिला दो, चाहे और अभी भी होता है। हाँ अभी भी 100 बच्चों को साइंस दिलाते थे, उसमें से 90 बाहर हो जाते थे फेल होकर। क्यों? पढ़ ही नहीं पाते, ना प्रयोगशालाएं, ना बौद्धिक विवेक है, कुछ भी नहीं है। तो जब वो फेल होकर बाहर निकल जाया करते थे। लेकिन ये जरूर है कि मैंने अगर साइंस से हायर सेकेंडरी की परीक्षा दी होती तो निश्चित तौर पे मैं बहुत अच्छी तरह पास होता, उत्तीर्ण होता और संभवतः मेरी प्रथम श्रेणी भी आती। लेकिन एक मेरे मित्र थे, मुझसे बड़े थे, उन्होंने मेरे दिमाग को घुमा दिया और मुझसे कहा कि नहीं, तुम्हें, उनका एक भाई थे छोटे, वो सब इंजीनियर थे, तो उन्होंने कहा कि तुम पॉलिटेक्निक करो, इन चक्करों में मत पड़ो और बहुत अच्छा रहेगा, तुम सब इंजीनियर हो जाओगे। अब मेरे परिवार की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक पृष्ठभूमि बहुत कमज़ोर थी, बहुत कमज़ोर थी, इतनी ज़्यादा कि मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ। आपने पूछा है, बात निकलेगी तो बात निकलती चली जाए। आपने पूछा है तो मैं ये बात बता रहा हूँ। लेकिन मैं अपनी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक परिवार की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक पृष्ठभूमि के कमज़ोर होने का हवाला देकर, के बारे में बताकर कोई स्पेस नहीं चाहता हूँ आपसे। मैं अपने पाठकों से, अपने कविता के आलोचकों से, एक लेखक होने के तौर पर मैं ये नहीं चाहता हूँ कि वो सोचें कि पवन करण का बचपन या उनका परिवार या इस स्थिति में था तो इनको कुछ विशेष तवज्जो दी जानी चाहिए, विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बता रहा हूँ वो जो भी रहा है वो मेरे जीवन का हिस्सा रहा है और वो निश्चित तौर पे पीड़ादायी है मेरे लिए। और मैं जब भी उसे याद करता हूँ तो एक अलग किस्म की बेचैनी से भर जाता हूँ। वो मुझे सब परेशान करता है, पर उसके बदले में मैं समाज से कोई खास निगाह नहीं चाहता हूँ। इतने कॉशियस क्यों हैं? जी, इतने कॉशियस क्यों? मतलब मैं देखा है एक दो बार और ये हुआ है, कुछ कवियों ने कहा कि बता रहा हूँ लेकिन मैं किसी तरीके का वो नहीं चाहता कि ये देखा जाए मुझे, कि बहुत दयनीय नज़रों से देखा जाए मुझे, मैं वो सब नहीं चाहता हूँ। इतनी ज़्यादा चौकन्ना रहने की ज़रूरत क्यों है? नहीं, इसे आप चौकन्नापन मत कहिए, इसे समझदारी कहिए। क्या होता है कि इस तरह से ये भारतीय समाज बहुत कुटिलताओं से भरा हुआ समाज है। वो जब ऐसा जानता है तो वो उसी खाने में उसे डाल देता है, उसी तरह से उसे देखना शुरू कर देता है। आप ध्यान रखिए। तो क्या हम नहीं चाहते कि हमें उस खाने में डाल दिया जाए, उपेक्षितों वाले खाने में और वंचितों वाले खाने में और दरिद्रों वाले खाने में? नहीं, हम अपनी दरिद्रता के एवज में, हम अपनी उपेक्षा के
एवज में, हम अपने वंचन के एवज में हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, हम हासिल कर लेंगे। हम अपनी समझ से, अपने सृजन से हम हासिल कर लेंगे। आप ध्यान रखिए, हम बराबरी भी नहीं चाहता हूं मैं एक लेखक के तौर पे उस आधार पर कि आप मुझे सोचे नहीं भाई जी, नहीं भाई छोड़ो बिठाओ, नहीं, ये नहीं, वो मैं हासिल कर लूँगा, मेरी कविता हासिल कर लेगी, मुझे ये नहीं चाहिए। तो मैं और जब इस पृष्ठभूमि से, कमज़ोर पृष्ठभूमि से आए हुए लेखकों के बारे में ये कहा जाता है, जब वो अपनी बात कहते हैं तो जो मजबूत पृष्ठभूमि से आने वाले लोग हैं वो इस तरह से भी उनका मजाक बनाते हैं, वो इस तरह से भी उनको रेखांकित करते हैं कि अरे भाई उनके पास तो गाने के लिए, बताने के लिए दरिद्रता है, गरीबी है। ये जो बात मैंने कही है उसी संदर्भ में आपसे कही है। ठीक है। एक तो बहुत वैसा था। बाद में मेरी बात हुई माँ के बारे में, आपने पूछा, तो फिर वो और उसी साल में रह गया। अगर मैंने उनके कहने पर सब इंजीनियर वाले लोब में मैथमेटिक्स नहीं लिया होता तो निश्चित तौर पर मैं उस समय बायोलॉजी से ही बहुत अच्छी तरह से पास होता, और मेरे परिवार को मेरी इस शरारत की वजह, इस अपने स्वयं के द्वारा लिए हुए निर्णय से परेशानी नहीं होती। एक, क्योंकि मेरी माँ इतनी शिक्षित थी पर मेरे पिता शिक्षित नहीं थे, उन्हें बिल्कुल वो पढ़ नहीं पाए, उन्हें बिल्कुल भी वो केवल अपने बड़े मुश्किल अपने दस्तखत कर पाते थे, और अखबार कभी पढ़ते तो शब्दों को जोड़कर पढ़ते थे। तो ये बड़ा अंतराल था मेरे परिवार में। माँ ने इस मामले में सबको पछाड़ दिया कि वो पहली सेकेंडरी एजुकेशन उन्होंने हासिल की। उसके बाद दूसरा हायर सेकेंडरी पास मैं था उस घर में जिसने वो की। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मेरी माँ उत्तीर्ण हो गई और मेरी सप्लीमेंट्री आई, मैं उसमें रह गया पूरा का ही, तो मेरी माँ ने लगभग रुआं से होते हुए कहा कि मैं फेल हो जाती, मेरा क्या बनना बिगड़ना था, लेकिन तुम तो पास हो जाते। तो मतलब ये बड़े मतलब मार्मिक प्रसंग है। खैर, माँ की बहुत जल्दी मृत्यु हो गई। 34 बरस में मेरी माँ की मृत्यु हो गई, और उससे पहले उन 5 बच्चे हुए। सबसे बड़ा बेटा मैं था, मैं हूँ, और उसके मेरे बाद 4 बहनें। 4 बहनों में से एक मुझसे सबसे बड़ी और मुझसे मेरे पीछे की छोटी बहन की मृत्यु हो गई। 3 मेरी बहनें हैं जो आज भी हैं, और मैं हूँ आपके सामने। तो ये, और मेरे पिता जो थे वो जेसी मिल, यहाँ ग्वालियर में जियाजीराव कॉटन मिल, बिरला की पहली कॉटन मिल बताई जाती है यहाँ पर, उसमें मिल मजदूर थे। साधारण मिल मजदूर थे, बहुत अल्प आय थी, बहुत भयानक परिवार में भयानक संघर्ष था, आर्थिक संघर्ष था, बहुत मुखर होकर था, सामाजिक संघर्ष था, और स्वास्थ्य को लेकर संघर्ष था, शिक्षा को लेकर संघर्ष था। स्वास्थ्य भी इसमें एक बहुत बड़ा तथ्य है। तो वो सब था। और लेकिन ये जो संघर्ष था, पहले तो वो बहुत बड़ी बात है कि मतलब आप और आपकी माँ एक साथ एग्ज़ाम दे रहे थे, परीक्षा दे रहे थे, और वो उनका कहना, जी हाँ, मार्मिक प्रसंग, जाहिर सी बात है वो बहुत वैसा प्रसंग था। लेकिन एक बात बताइए, ये जितने भी प्रसंग आपने सुनाए मुझे अभी, कविता में इस तरह की चीज़ें कभी क्यों नहीं आई हैं? कविता में आई हैं। आप अगर देखेंगे तो इस तरह में जो कविता संग्रह है उसमें इस तरह की कुछ कविताएं आती हैं। ठीक है। एक मैंने अपने एक आत्मकथ्य भी मैंने अपना लिखा है, एक खंड उसका लिखा है, और उसमें जीवन के केवल 20 बरस तक का है वो, और उसको समाप्त कर दिया, और प्रकाशन नहीं हुआ है। प्रकाशक का कहना है उसे प्रकाशित करवा लो, लेकिन मैं अभी ये सोच रहा हूँ कि मैं उस पर थोड़ा काम करूँ, और उसे दुरुस्त करूँ। मेरा ये सोचना है। संभवतः उसमें वो सारी की सारी चीज़ें आएँ। कविता में उन सारे प्रसंगों को लिखना मुझे
ऐसा लगने लगा कि मैंने सोचा कि मैं लिखूं या कुछ आए, पर पता नहीं क्यों मेरी चेतना ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरी समझ ने मेरा साथ नहीं दिया, और उसने बिल्कुल मुझे रोक लिया कि मैं सीधे सीधे वो जो समय था मेरा, जिसको मैं आज कह रहा हूँ कि उसकी वजह से मैं आपसे कोई विशेष मतलब स्थान नहीं चाहता हूँ, आप मुझे विशेष तवज्जो दें, तो मैंने उसे कविता में भी अपना हिस्सा नहीं बनाया या वो नहीं बन सकी। लेकिन आप बहन का प्रेमी देख सकते हैं। उस पर मैं आऊँगा। बहन के प्रेमी की वाली कविता निश्चित तौर पर है, और इस तरह मैं जो संग्रह आपने कहा उसमें है, जैसे पिता पर इसमें एक कविता है, माँ से कहते थे लाठी टेक टेक कर चलते हुए हम, जीवन की शाम साथ साथ काटेंगे। अंतिम पंक्तियां हैं, माँ की उदासी, पिता का पतझड़, हंसी वसंत, पिता भले ही ना कहते हों, साग रोटी में अब वो स्वाद नहीं आता उन्हें, जब माँ थी तब पिता बहार की तरह थे। ये कविता निश्चित तौर पर इसमें है। ये कविता मैंने पिता पर ही, हाँ, अपने पिता को ही केंद्र में रखकर लिखी और पिता को सुनाई भी ये कविता। पर वो इतने उनके अंदर इतना धैर्य था, या मैं ये कह सकता हूँ कि संवेदना को समझने की वो शक्ति बहुत कम थी, तो उन्होंने कोई इस पर कुछ अपने आप को प्रदर्शित नहीं किया मेरे सामने। जिस तरह से प्रतिक्रिया आनी चाहिए सामने उनकी नहीं आई, लेकिन वो चुपचाप इस कविता को सुनकर हूँ कहकर उठकर चले गए। पर ये कविता मेरी शुरुआती कविताओं में से है, हाँ, और पिता को केंद्र में रखकर ही लिखी गई कविता है, अपने ही पिता पर लिख के लिखी गई कविता है। ये सच्चे, आपने उसे बिल्कुल सही पकड़ा है। इस तरह मैं की कविताएं जो हैं वो निश्चित तौर पर मतलब जो घर और घर के आसपास की जो पूरी की पूरी चीज़ें हैं उसको केंद्र में रखकर लिखी गई कविताएं जान पड़ती हैं आपकी। घर, मोहल्ला, बाजार, हाँ जी, वो सारी कविताएं हैं, लेकिन वो धीरे धीरे वो जो कविताएं आपकी ये सारी हैं ये बदलती चली गई जी। क्या इन सब के पीछे जो आप 90 का दशक हमारा जो था, जब आपने कविताएं लिखनी, आपकी कविताएं पब्लिक डोमेन में आनी शुरू हुई 90 के दशक में, और नया भारत बन रहा था, भारत बदल रहा था, क्या उसका प्रभाव भी आपके ऊपर पड़ रहा था? नहीं, देखिए, भारत बदल रहा था ये एक बड़े संदर्भों में देखा जा सकता है, ठीक है, पर भारत बदल रहा है 90 के दशक में ऐसी मेरी कोई समझ नहीं थी। मैं एक साधारण युवा जीवन जी रहा था, जिसकी दृष्टि का कोई ऐसा विस्तार नहीं हुआ था, और वो अपने आसपास से, अपने बिल्कुल मोहल्ले से, अपने परिवार से, अपने मित्रों के बीच से कविताएं उठा रहा था। वो कविता देख रहा था, उसे लग रहा था कि हाँ यहाँ कविता है, और कविता शब्दों में ढलकर उसके माध्यम से सामने आ रही थी। तो अगर मैं ये कहूँ कि नहीं, बदलते भारत को मैं देख रहा था और ये सब है, तो मुझे लगता है कि ये इसका मुझसे कोई संबंध जुड़ता नहीं है। अंतर चेतना में कोई बात चल रही हो भीतर तो बात अलग है। उस समय मेरी ऐसी कोई समझ नहीं थी कि मैं उस कविता को उस व्यापक संदर्भों में देखूं। मैं केवल कविताएं लिख रहा था, इसलिए आप देखिए कि इस तरह में की जो कविताएं हैं वो बहुत आसपास की कविताएं हैं। आप देखिए, जी हाँ, कि वो और शहरी जीवन की भी हैं, मतलब उसमें शहरी जीवन के बहुत मिलते हैं। कलारी पर कविताएं है, बिजली के खंबे कविताएं है, गुल्लक कविता है, पिता का मकान कविता है। पिता का मकान मैंने अपने ही पिता को लेकर मेरे पास कुछ कविताएं हैं जो मैंने लिखी हैं, और भी संग्रहों में हैं। आप देखें, एक पिता करके ही कविता है, पिता का नाच कविता है, एक अस्पताल के बाहर टेलीफोन कविता संग्रह में है ना, घर एक कविता, और भी हैं कविताएं। और वो मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि पिता पर लिखी हुई सारी कविताएं मेरे पिता पर केंद्रित कविताएं हैं। वो तरह तरह से, एक कविता है पिता की आंखें। मैं पिता को आंखों के चिकित्सक को दिखाने ले गया, मेरे मित्र चिकित्सक हैं वो, मैं दिखाने ले गया तो उन्होंने जांच की। अब पिता कहते थे कि नहीं, मैं तो आंखें ठीक है, देखो मैं चश्मा नहीं लगता, मैं सुई में धागा डाल लेता हूँ। सचमुच वो बहुत बारीक सा रेडियो सुधार लेते थे, मतलब ये कर लेते थे, वो कर लेते थे। मैंने किया ठीक है, लेकिन क्या उनको दूरदृष्टि का दोष था, और दूरदृष्टि का दोष था, और वो उसको कोई पास आया, देख लिया, हो गया। अब मैं चिकित्सक के पास ले गया और उन्हें आंखें देखी, तो डॉक्टर ने कहा
कि इनको पास का तो ठीक दिखाई देता है लेकिन इनको दूरदृष्टि का दोष है, इनको दूर का साफ दिखाई नहीं देता। अच्छा, मैंने कहा, और उन्होंने कहा और बचपन दूर से का साफ नहीं दिखाई देता। हाँ, दूर, तो निकट दृष्टि दोष हुआ। निकट दृष्टि है ना जी, हाँ। तो दूर का साफ, पास का साफ दिखाई देता है, पास का काम कर लेते हैं और उसी पर ये मतलब इठलाते हैं, गर्व करते हैं कि देखो मेरी आंखें सही है, मुझे पास का दिखाई देता। लेकिन ये इस बात का जिक्र नहीं करते कि दूर से आते हुए आदमी का चेहरा दिखाई नहीं देता है। तो डॉक्टर ने देखा, तो मैंने पूछा कि अच्छा, फिर डॉक्टर ने बताया कि इनको ये बचपन से है। अच्छा, मैंने कहा ठीक है, बचपन से और मालूम नहीं है, मैं दिखाने लाया, अच्छा है। पर उन्होंने जो सबसे बड़ी बात बताई वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि ये कितने पढ़े लिखे हैं, उन्होंने मुझसे पूछा। तो मैंने कहा बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, ये केवल शब्दों को जोड़कर अखबार कुछ मुख्य जो लाइनें होती हैं पढ़ लेते हैं और बामुश्किल शब्दों को जोड़ के अपने हस्ताक्षर कर पाते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, इनके ना पढ़ पाने में इनकी दूर की दृष्टि के दोष का बड़ा हाथ है, बड़ा कारण है। वो क्यों? उन्होंने कहा कि बहुत सारे बच्चे केवल इसलिए क्लासों से भाग जाते हैं और नहीं पढ़ पाते हैं कि उन्हें ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ दूर का दिखाई नहीं देता है। अब मैंने सुना तो मुझे लगा कि काश मतलब मेरे पिता पर, उनके उस समय जो लोग थे परिवार के, उन्होंने ध्यान दिया होता तो वो भी पढ़ लिख गए होते। पिता को लेकर, माँ को लेकर जो बातें हैं वो इसी तरह से बहुत भावुक बनाती हैं। और मुझे तो लगता है कि मेरी कमज़ोर आर्थिक पृष्ठभूमि ने, कमज़ोर शैक्षिक पृष्ठभूमि ने, कमज़ोर परिवार के कमज़ोर स्वास्थ्य ने और क्षीण शिक्षा ने मुझे जिम्मेदार बनाया कि मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपने परिवार के लिए कुछ करना है, मुझे अपनी बहनों के लिए कुछ करना है। अब पिता तो बहुत मिल में बहुत कम पैसे मिलते थे, बहुत कम, और उसमें मेरा बचपन उनको बुरी तरह सता रहा था। मेरा बचपन बहुत ख़राब बचपन रहा है, बहुत ख़राब बचपन, बुरा बचपन कहा जा सकता है। जैसे अगर कभी वो आत्मकथा का पहला खंड आया और मैं लिख सका तो उसका शीर्षक भी मैंने बुरा बच्चा ही रखा है। अच्छा। अगर वो आएगा तो सुनाइए। मैं इतना बुरा बच्चा था कि उसके पीछे ही मैं सामाजिक कारण बहुत मानता हूँ कि पिता की इतनी अल्प आय थी और कि उससे हम बच्चों को बहुत अच्छा खाने को नहीं मिलता था। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि जब बच्चा बड़ा हो तो बहुत ज़्यादा ध्यान उसके खाने पर देना चाहिए। वो क्या कहना चाहता है, उसकी भावनाओं का बहुत ध्यान रखना चाहिए, उसे वो खिलाना पिलाना चाहिए और बहुत ज़रूरी है वो। तो अब वो इतना कम कमाते थे तो उसे उनमें से उसी में से घर चलाना था, जो भी भोजन हो सकता था उसी में से जुटाना था। अब वो भोजन बहुत साधारण हुआ करता था, आप समझ सकते हैं। उसमें उतना स्वाद बनाने के लिए या भोजन को पौष्टिक बनाने के लिए जो सामग्री मिलाई जानी चाहिए थी, जो होना चाहिए, तो वो संभव नहीं था। अब कैसे संभव था इतने? तो उसमें होता यह था कि मैं अपने स्वाद की पूर्ति के लिए, अपने पसंद के खान पान के लिए मैं चोरियां करता था और पिता के इतने कम पैसों में से पैसे चुरा लिया करता था। तो निश्चित तौर पर घर का बजट गड़बड़ाता था, उनको पीड़ा होती थी। और किसी को पता होता था? नहीं। हाँ, मैं तो बहुत बदनाम बच्चा था। अच्छा। हाँ, मतलब पूरे मोहल्ले में, अपने रिश्तेदारों के बीच में मैं बहुत बदनाम बच्चा था, चोर बच्चा था मैं आपको बताऊं। लेकिन कोई इस बात को नहीं समझता था कि ये बच्चा चोरी क्यों करता है।
तो ये तो जस्टिफाई करना हो गया उस चीज़ को। हाँ, मैं उसे जस्टिफाई कर रहा हूँ क्योंकि मैं अनुभव करता हूँ आज इस बात को। अच्छा, मेरे पिता के साथ में समस्या ये थी कि वो अपने जीवन संघर्षों में इतने बुरी तरह से लिप्त थे, इतना कम कमाना, नौकरी की तरफ भागना, फिर अपनी भी जीवन पर ध्यान देना, माँ की बीमारी पर ध्यान देना, तो वो मेरी भावनाओं का ख्याल नहीं रख सकते थे। बच्चों की भावनाओं का ख्याल कि बच्चे क्या खाना चाहते हैं, बच्चे कहाँ घूमना चाहते हैं, बच्चों को कैसे कैसे कपड़े, वो उसकी पूर्ति कर ही नहीं सकते थे। तो ये तो अगर समझ थी हाँ, आपके भीतर इन सब चीज़ों की, हाँ, नहीं समझ थी। ये समझ बाद में पैदा हुई है, तब नहीं थी। मैं आज भी इस बात को तरसता हूँ कि जो समझ मेरी माँ की मृत्यु के बाद मेरे भीतर पैदा हुई, वो पहले क्यों नहीं हुई। अगर पहले हुई होती तो मेरा बचपन भी बड़ा सुंदर होता, साफ सुथरा होता। वो खराब था, इसलिए मैंने बहुत अपमान झेला। पवन जी, एक चीज़ समझ में आ रही है कविताओं को पढ़ते हुए भी और आपकी बात से भी, और ये मैंने थोड़ा सा ऑब्जर्व भी किया पढ़ते हुए, कि पिता जिस तरह से आते हैं, पिता जस के तस आपकी कविताओं में आते हैं, लेकिन माँ जस की तस नहीं आती हैं। और इसको व्यापक संदर्भ में कहूँ तो पुरुष या स्त्री जिस तरह से आ रही है, पुरुष वैसे नहीं आ रहा है। संभवतः जो स्त्रियां मेरी कविताओं में आई हैं, वो वही स्त्रियां हैं जो जिन्हें मैंने अपने परिवार में देखा, अपनी माँ को देखा, अपनी बहनों को देखा, और भी अपनी भाभी या चाची या जो इनको देखा। बस ये है कि उनका रूप बदल गया। हो सकता है कि उनके जीवन ने मुझे बचपन में इस कदर प्रभावित ना किया होता, उनकी पीड़ा ने मेरे भीतर इतना स्थान ना बनाया होता, तो शायद स्त्री मेरे भीतर, स्त्री मुगल, स्त्री शतक की कविताएं ना आई होती। हो सकता है उनमें वो सभी स्त्रियां, जैसे माँ की आप मेरी बात करते हैं, तो वो इन कविताओं में कहीं ना कहीं कुछ हिस्सों में शामिल हों। एक चीज़ और, हाँ, जब आप माँ पर कविताएं लिख रहे होते हैं, क्योंकि आपकी एक कविता है प्यार में डूबी हुई माँ, जब आप माँ पर कविताएं लिख रहे होते हैं तो ख़ास तौर पर आपकी माँ केंद्र में रहती है या दुनिया की तमाम माएँ केंद्र में रहती हैं? दुनिया की तमाम माएँ केंद्र में रहती हैं। क्योंकि प्यार में डूबी हुई माँ जब आप कविता लिख रहे थे, हिंदी काव्य संसार में या भारतीय समाज में नैतिक रूप से तो स्वीकार्य नहीं है। बिल्कुल नहीं है। नैतिक रूप से स्वीकार नहीं हो, सामाजिक रूप से स्वीकार नहीं हो, पर समाज में चलने वाली ये घटना है। ये कविता मेरे जीवन का हिस्सा है। इस कविता की स्त्री को मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ। अच्छा। जी हाँ। और ये सब मैंने देखा है। ये कविता नकली कविता नहीं है, ये असली कविता है। और जब आप जीवन को, दरअसल हम जीवन से बचने का प्रयास करते हैं, स्त्री के जीवन को हम देखना ही नहीं चाहते हैं। हम स्त्री के जीवन को देखें तो इस तरह सिर्फ ये नहीं, और भी कई प्रसंग मिलेंगे जो सामने आएंगे, जो सामने हैं, साहित्य में है। स्त्री क्या सोचती है अपने जीवन को लेकर, हम उसके बारे में जानना तो शुरू करें। एक सवाल ये भी उठता है यहाँ पर, जो आप कह रहे हैं कि जानने का प्रयास करें, या स्त्रियों को केंद्र में रखकर जो आपने कविताएं लिखी हैं, आमतौर पर ये चलता है दलित साहित्य में या फिर स्त्री विमर्श में स्वानुभूति और सहानुभूति की बात चलती है। आपकी कविताएं अगर अनुभव से आ रही हैं, चूंकि आप स्त्री नहीं हैं, तो फिर अनुभव की प्रामाणिकता सिद्ध कैसे होगी? विश्वास कर मुझ कवि पर, मेरे लिखे पर पाठकों को विश्वास करना चाहिए। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि ये हकीकत है, ये कविताएं सच्ची कविताएं हैं। स्त्री का जीवन यही है, इससे भी ज़्यादा जटिल है। स्त्री की चाहतों तक पुरुष पहुंचा ही नहीं है, उसे पहुंचना चाहिए, उसे समझना चाहिए। वो स्त्री को नहीं समझता है, वो स्त्री को सिर्फ इतना समझता है कि उसकी ज़रूरतें पूरी कर दी। वो उसे लगता है कि उसने स्त्री को समझ लिया। स्त्री अपनी दैनिक ज़रूरतों के पार स्त्री है। लेकिन ये तो आपकी कविताओं में भी आया है जो आप बात कह रहे हैं। जी। आपकी एक कविता पर तो खूब एक समय पर बवाल कटा था। जी हाँ।
स्तन कविता, जी हाँ। ब्रेस्ट कैंसर पर लिखी हुई कविता। जी हाँ, वो कविता मैंने ब्रेस्ट कैंसर पर ही लिखी है। वो कविता प्रेम पर कविता है, उसे उसका गलत पाठ किया गया है। नहीं, लेकिन वो तो ऑब्जेक्टिफाई हो रहा है। वो जो कर रहा है, जैसे मुझे स्त्रीवादी कवि कहा जाता है, जबकि मैंने कभी नहीं कहा कि मैं स्त्री विमर्श का कवि हूँ। मैं तो कविताएं, ये बिल्कुल सही है कि मैंने स्त्रियों पर बहुत कविताएं लिखी हैं, विभिन्न क्षेत्रों में जाकर कविताएं लिखी हैं, ठीक है ना। अध्ययन के दौरान जो स्त्रियां मुझे मिली और वो कविताओं में बदलने की चाहत रखती थी, और कविता में वो आ गई। मैं रोक नहीं सकता था उन्हें आने से, और मैं कह सका। मुझे इस बात का संतोष है। कितना कह सका इसका निर्णय पाठक और आलोचक करें मुझे, लेकिन हाँ, कहिए आप। हाँ, बात पूरी कीजिए। वो ये पाठक और आलोचक इस बात का फैसला करें। इसका मेरे ऊपर कोई दबाव, मतलब मेरी तरफ से कोई आग्रह या कोई दबाव नहीं है उन पर। वो करे ना करे, समय करेगा। नहीं, इस कविता में, जैसे मुझे तो बहुत बाद में पता लगा कि इस पर इस तरीके से लिखा गया। जी हाँ। इस कविता पर, लेकिन ये कविता जब मैंने पढ़ी जी, तो अंत में जहां पर वो एक ब्रेस्ट हट जाता है, हटा दिया जाता है, जी हाँ, जब अंतिम पंक्तियां आती हैं, उसे खो चुके के बारे में भले ही एक दूसरे से न कहते हों वो कुछ, मगर वह विवश जानती है उसकी देह से उस एक के हट जाने से कितना कुछ हट गया है उनके बीच से, और पति भी उसको खोज रहा होता है। सवाल यह है कि यहाँ तो स्त्री खुद ऑब्जेक्टिफाई होने को तैयार है। नहीं, देखिए, ये संबंध केवल देह तक सीमित तो होते नहीं है। बिल्कुल नहीं होते हैं, लेकिन एक बिंदु ऐसा भी आता है, यहाँ देह प्रमुख रूप से प्रेम को निर्धारित करने लगती है। आप ध्यान रखिए, स्त्री और पुरुष के बीच में एक पॉइंट ऐसा आता है, एक पीक पॉइंट ऐसा आता है, एक समय का हिस्सा आता है कि यहाँ पे देह ही प्रमुख रूप से सामने उभर कर आती है। देह से ही स्त्री और पुरुष एक दूसरे के आगे अभिव्यक्त करने लगते हैं खुद को। और मेरी एक कविता और भी है, इसमें आपने पढ़ा होगा कि मैं देह से नहीं डरता। आपने वो कविता पढ़ी होगी। और अंततः स्त्री और पुरुष के बीच में एक दूसरे के आगे के लिए समर्पण प्रदर्शित करने के लिए, प्रेम प्रदर्शित करने के लिए देह ही एक ऐसा माध्यम है। स्तन कविता पूरी तरह से प्रेम कविता है। उसमें एक स्त्री इस बात को लेकर अपनी एक मीठी सी, मतलब पीड़ा व्यक्त कर रही है कि एक पार्ट, मेरे शरीर का एक हिस्सा जिस पर मेरा जीवन साथी या मेरा प्रेमी है ना, या मेरा देहांग, जिसकी देह में घुलकर मैं खुद को भी अभिव्यक्त करती थी, वो भी करता था, उसमें से कोई ऐसा अगर मुख्य अंग अगर हट गया तो उसकी रिक्तता कैसे महसूस होती होगी। वो केवल इस बात को कह रही है। वो केवल इस चीज़ को उसमें बहुत ज़्यादा लोगों ने कैंसर वगैरह वगैरह ये ढूंढ लिया और उसको बहुत हंगामा काट दिया। तो वो स्वतंत्र हैं, वो काटें। वो उन्होंने कहा, मैंने देखा कि कथा देश में उसमें 5-6 अंकों में लगातार उस पर बहसें चली और बड़ी लानत मलामत भेजी गई, और मुझसे भी कहा गया कि आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ये बात ये भी उठी ना कि कैंसर है, उसके बावजूद आप ये सब सोच रहे हैं। हाँ, आप ध्यान रखिए, कैंसर है, शरीर का कोई हिस्सा उसमें से निकाल दिया गया, बच गए, ठीक है। बचने के बाद में जीवन जब बच जाता है, चिकित्सक ने कह दिया आप बिल्कुल ठीक है, आप जाइए, जीवन में जाइए, तो उसके बच जाने के बाद में फिर रोजी रोटी का भी संघर्ष खत्म नहीं हो जाता है, वो फिर से शुरू होता है। ठीक, आप बताइए। पर ऐसा नहीं है कि उसके बाद में सारी समस्याओं का हल हुआ, समस्या फिर वहीं के आ जाती है। उसके बाद में देहाकर्षण ही बचा रहता है, काम की भावना भी बची रहती है। आप ध्यान रखिए, आप ठीक हो चुके हैं तो जीवन शुरू करेंगे। आप वो करना, आप जो भी दैनिक चाहते हैं उनको पूरी करना बंद तो नहीं कर देंगे, ठीक है। तब वो कमी महसूस होती है। और ये दो लोगों के बीच की आपस की बिल्कुल निजी कविता है। ये प्रेम की कविता है। लोगों ने उसे कैंसर से जोड़ दिया है। जिन पर लिखी गई, जिनके लिए लिखी गई जी, उनकी इस पर क्या प्रतिक्रिया थी? संगीता रंजना। अब संगीता रंजन की क्या प्रतिक्रिया थी, ये मैं
तो नहीं बता पाऊंगा आपको। हम्म। पर उस स्त्री ने हम्म। इस कविता को सराहा, बस मैं ये कहना चाहता हूँ। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आज तक स्त्री मेरे भीतर कविता संग्रह है, स्त्री मुगल तो अभी आया, 2 महीने हुए हैं, स्त्री तक कुछ है, एक भी स्त्री ने मेरी कविताओं को बुरा नहीं कहा। एक भी स्त्री की तरफ से मेरी कविताओं पर कोई आपत्ति नहीं आई। केवल स्तन कविता पर जो बवाल काटा तो वो स्त्रियों का अधिकार है। मैं हमेशा इस बात की प्रतीक्षा कर रहा हूँ एक कवि के तौर पर कि स्त्रियां लिखें, अपने बारे में लिखें, और हम सब पुरुषों ने जितना भी अब तक स्त्रियों पे लिखा है उस सबको फीका कर दें, उन कविताओं के रंग को धुंधला कर दें। नहीं, बहुत पुरुषों ने लिखा ही नहीं हाँ, है। सबने कहाँ लिखा? नहीं लिखा। मतलब जिन्होंने भी, हालांकि आजकल तो फैशन चल गया है कि हर पुरुष अपनी कविता, बहुत सारे कवि अपने कविता संग्रहों के नाम स्त्री शीर्षक जोड़कर भी ला रहा है। और इसी पर सवाल पूछ रहा हूँ। आपने खुद ये बात कह दी कि फैशन चल गया है। कहा तो आपके बारे में भी यही गया पवन जी कि एक एजेंडा बेस्ड कविताएं हैं, एक बौद्धिक विमर्श को हथकंडे की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश आप लगातार अपनी कविताओं में करते रहते हैं। नया यथार्थ खोजना है तो स्त्रियों के पास जाकर ही क्यों मिलेगा आपको? बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन आप लगातार स्त्रियों पर लिखते रहे। आपने स्त्री शतक लिखा, स्त्री मुगल लिख दिया, स्त्री मेरे भीतर की तो सारी कविताएं ऐसी हैं जो कि समाज को बहुत ज़्यादा स्वीकार्य नहीं है। अंजुम जी, पहली बात तो मुझे ये पहली बार आपसे मालूम चल रहा है कि ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये एजेंडा निर्धारित कविताएं हैं ना, इसे किसी खास उद्देश्य के साथ लिखी जा रही कविताएं हैं। तो मैं इस बात को मैंने बहुत लोगों से बात की। हाँ। सबने मुझे ये कहा कि बहुत ही फॉर्मूला बेस्ड और एजेंडा बेस्ड कविताएं हैं। सुनिए, मैं इस बात को पूरी तरह से अस्वीकार करता हूँ। पहली बात तो ये एक कवि के नाते अस्वीकार करता हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने कहा कि मेरा जो बचपन और मेरी किशोरावस्था बहुत सारी स्त्रियों के बीच में भी थी। मैं अकेला घर में लड़का था, 4 बहनें, ठीक है, माँ थी, एक भाभी भी थी, और भी लोग, और भी आसपास से स्त्रियाँ, पुरुष बहुत कम थे। तो मेरे पे स्त्रियों का बहुत प्रभाव रहा, स्त्रियों के बीच में रहा, पहली बात। दूसरी बात, स्त्रियों की पीड़ाओं के मैं बहुत साथ रहा। मैंने उनको बहुत मूलभूत ज़रूरतों के लिए संघर्ष करते हुए देखा, खान पान के लिए संघर्ष करते देखा, वस्त्रों के लिए संघर्ष करते देखा, पैसे के लिए संघर्ष। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि उन स्त्रियों ने जैसे मैंने कहा कि मेरी माँ की मृत्यु के बाद मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मेरी माँ मेरे अंदर प्रवेश कर गई। एक और प्रसंग है, कभी मैं बताऊंगा आपको, तो जब कर गई तो वो उन सारी स्त्रियों की मेरे ऊपर बहुत मतलब छाप रही, मैं ये कहना चाहता हूँ। और वही स्त्रियाँ, दूसरा इसमें एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संभवतया मैंने भी इस बारे में बहुत सोचा है, संभवतः मैं यही सबसे अच्छा कर सकता हूं जो मैं कर रहा हूं। इसके अलावा मेरे अन्य संग्रह हैं, कल अस्पताल के बाहर टेलीफोन है, कोर्ट के बाजू पर बटन है, कल की थकान है, कहना नहीं आता है, उनमें मेरी कितनी सारी कविताएं, कितनी प्रतिरोध की कविताएं हैं, कितनी तल्ख और तीखी कविताएं, उन पर कोई क्यों बात नहीं करता? उन कविताओं को भी तो निकाली, और वो बड़ी संख्या में है। उन कविताओं पर क्यों बात नहीं होती है? उन कविताओं पर भी तो बात कीजिए आप। अच्छा, मान लीजिए उस पर बात नहीं होती है जी, क्या यही वजह है कि आपने फिर लगा जिस पर बात होती है ऐसा कुछ भी नहीं। मैं हमेशा इन कविताओं के साथ साथ मैं सब तरह की कविताएं, जो भी मुझे घटना, व्यक्ति, इतिहास का कोई हिस्सा मुझे प्रेरित करता है, मैं उस पर कविता लिखता हूँ। मैं संकोच नहीं करता हूँ कविता मैंने स्त्री मुगल 2 साल तक लगातार अध्ययन किया, मुगल इतिहास को पढ़ा, उससे संबंधित आनुषंगिक उपन्यास पढ़े, जो भी किताबें मिल सकती थी मुझे मिला, उर्दू से हिंदी में अनुदित होकर आई किताबें पढ़ी,
और सारा, और उस पर फिर उनमें से स्त्रियां खोज कर निकाली, उन पर ऐसी, यही मैंने स्त्री शतक के साथ किया। लगभग 4 बरस मुझे पुराणों का और ऋग्वेद वगैरह इन सब का अध्ययन करने में लगे, रामचरितमानस, महाभारत, ये सब, उसमें से भी स्त्रियां खोज कर निकाली और उन पर कविताएं लिखी मैं। और उन स्त्रियों की मैं कम से कम बात तो कैसा का, कम से कम वो स्त्री मैं पढ़ा तो उन स्त्रियों ने मुझे पकड़ लिया कि भाई हम भी हैं और हम पे भी कुछ लिखो, तो वो सामने आई और भी लोग काम करें। ये जो आपने काम किया स्त्री शतक का और स्त्री मुगल का, आपको लगता है ये इतिहास में स्त्रियों को भुला देने का मामला है, या फिर हमारी स्मृतियां जो हैं वो बहुत फिल्टर्ड होकर काम करती हैं? जो स्वीकार होता है उसे रखती हैं, जिसे स्वीकार नहीं होता उसे साइडलाइन कर देती हैं। हाँ, ये मिसाल के तौर पर कृष्ण, हाँ ठीक है, कृष्ण का अंतिम हिस्सा, उस पर हम लोग बात नहीं करते हैं उनके जीवन के अंतिम दिनों में, क्योंकि हमें वो स्वीकार नहीं है, या फिर हम उस पर बात नहीं करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने उसको भुला दिया, स्मृतियों में है, बहुत निचले तल्ले पे दबा हुआ है। हाँ, आपका कहना सही है, लेकिन देखिए स्त्री शतक के माध्यम से बहुत सारी पौराणिक स्त्रियां प्राचीन, हमारे भारतीय प्राचीन साहित्य में जो स्त्रियां हैं वो सामने आई, ठीक है। 25-50 साल बाद फिर कोई करेगा काम, फिर आ जाएंगी उभर के। तो स्मृति से हम, स्मृति को दोष अपन इसलिए, भाई जो पाठक है, जो पढ़ता है, उसकी स्मृति में ये सब है, आम स्मृति में नहीं है। ठीक बात है। आम लोगों की स्मृति में नहीं है, पर पाठक की स्मृति में, क्योंकि कहीं ना कहीं से घूम के वो आती हैं कविता से, कहीं ना कहीं आम लोगों की स्मृति तक पहुंचेगी चीजें। हाँ, ये एक प्रश्न है, और मैं तो लेखक के तौर पे चाहूँगा कि आम लोग कविता के पाठक बने, पढ़ें, जरूर पढ़ें। आम लोग कई तरह की गतिविधियों में शामिल होते हैं, तो साहित्य पढ़ने में उन्हें क्या आपत्ति है, पढ़ने में ही क्या आपत्ति है, पढ़ें। लेकिन वही बात है ना, पढ़ा नहीं जा रहा है। हाँ, नहीं पढ़ा जा रहा है, बिल्कुल सही है, पर पढ़ा नहीं जा रहा है इसका अर्थ ये नहीं है कि हम लिखना बंद कर देंगे। ठीक बात है, जी हाँ, एकदम ठीक बात है। मैं हमेशा मानता हूँ कि सृजन एक बड़ी कार्यवाही है, प्रमुख कार्यवाही है, प्रतिरोधी कार्यवाही है, बड़ी कार्यवाही है, उसे कभी बंद नहीं होना चाहिए। पाठक उसके हों या नहीं हों, पाठक आज के सृजन के पाठक 100 साल बाद हो सकते हैं, मिल सकते हैं। जब आप इतिहास पर, ये इतिहास को बेस बना के कविताएं लिख रहे हैं, पौराणिक कथाओं को और मध्यकालीन भारत को की स्त्रियों को लेकर, तो अगर शोध होता है तो एक समस्या उठाई जाती है और एक परिकल्पना होती है, हाइपोथेसिस होता है, और समाधान की कोशिश की जाती है। कविता में ऐसा नहीं होता है, आप समाधान नहीं देते हैं जी। फिर कविता फिर क्यों लिखी जाए? क्योंकि आप समस्या तो उठा नहीं रहे हैं कोई, खाली उसको दर्ज करने के लिए। नहीं, देखिए कविता से समाधान की मांग नहीं करना चाहिए, पहली बात तो ये। मुझे ऐसा लगता है कि कविता से समाधान की मांग करना एक बिल्कुल अलग तरह का प्रश्न है, और संभवतः ये लेखक को पीड़ा पहुंचाने वाला प्रश्न भी हो सकता है। ठीक है, ठीक बात है। कविता उपस्थित है, ये महत्वपूर्ण है। कविता आपको विचलित कर देती है, बेचैन करती है, कुछ सोचने पर विवश कर देती है। कविता का इतना काम भी बहुत महत्वपूर्ण है। कविता की उपस्थिति होना बेहद ज़रूरी है, और वो बनी रहेगी। कोई उसे उसका एक पाठक ही बचेगा अगर कवि केवल अपनी कविता को खुद भी पढ़ेगा, तब तक कविता मौजूद रहेगी और वो महत्वपूर्ण लिखेगा। आप बताइए, मुक्तिबोध कितने लोग पढ़ते हैं, कितने कम लोग। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, जैसे आज के समय में मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि मुझसे कहा गया कि तुम बहुत सारा सोशल मीडिया पे बहुत आक्रोश व्यक्त करते हो, बहुत प्रतिरोध करते हो, भिड़ते रहते हो, जो मैं हमेशा उसका एक बात का मैं उन्हें जवाब देता हूँ कि आज का समय वो है कि कवि को अपनी कविता की ओट में नहीं छिपना चाहिए। कवि को इस समय कवि को अपनी कविता के आगे आकर खड़ा होना चाहिए। ये वो समय है, समय वो मांग कर रहा है कि कवि अपनी कविता से आगे आके खड़ा हो। मुक्तिबोध अपनी कविता से आगे आगे खड़े होते हैं। इस समय को पहचानिए, वरना आप कविताएं लिखते रहते हैं, लोग समय से कोई मतलब नहीं, समय बह रहा है। अतीत में जाकर आगे कैसे खड़े होंगे आप? अतीत में खड़ा नहीं हुआ जाता, अतीत को आंका जाता है, अतीत को पढ़ा जाता है। अतीत को पढ़ने का, अतीत में जो लोग जाकर खड़े हो रहे हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, लेखक अतीत में खड़ा नहीं होता, लेखक अतीत को केवल देखता है, बाँचता है। आप स्त्री शतक की कविताएं पढ़ेंगी, वो
कैसी कविताएं हैं और वो अतीत से किस तरह से मुठभेड़ करती हैं, उसमें वो आपको दिखाई देता है। जी हाँ। उसी में एक कविता है जिसमें राम की बहन शांता जी हाँ और कृष्ण की बहन आपस में संवाद करती हैं। जी हाँ और कहती हैं, खुद की अनदेखी वे बहनें हैं हम, जी हाँ जो अपने अपने कालखंडों में जी हाँ छूट गई सबसे पीछे। जी हाँ। ये वो कविता की पंक्तियां हैं। देश में 300 रामायण है, 300 से अधिक, लेकिन जो लोक स्मृति में है जी उसमें राम की बहन का जिक्र नहीं है। बिल्कुल सही है। तो सवाल इसकी प्रामाणिकता पर भी उठ सकता है। बिल्कुल सही है। कैसे शोध किया और इसकी प्रामाणिकता पर कैसे जवाब देंगे? हाँ बिल्कुल सही है। जो राम की बहन शांता का जो जिक्र आता है, बहुत सारा जो हमारा प्राचीन भारतीय साहित्य है, जैसे पौराणिक साहित्य कहा जाता है, जो पुराण का अर्थ पुराना, ठीक है, जो प्राचीन भारतीय साहित्य है, और उसमें से अधिकांश धार्मिक साहित्य ही है, एक तरह से धर्म से जोड़ दिया गया है। उसमें कई तरह के विवादास्पद जिक्र आते हैं। तो ये राम की बहन शांता का जिक्र भी किसी पौराणिक में या किसी पुस्तक में मैंने पढ़ा, मैं आपको बताऊं। तो वहाँ से मैंने, और वो एक ऋषि थे, उनको उसे भेंट कर, मतलब उससे विवाह किया गया था। उनके बारे में एक कथा ये भी है कि वो उन शृंग भृंग ऋषि, ऐसा कुछ तो भी नाम है, मैं भूल रहा हूँ, इतना नाम नहीं हो पाता है, याद नहीं रह पाता है। तो एक कथा ये भी आई है उसमें, और ये सारा मिथकीय पात्र है, मैं आपको पहले स्पष्ट कर दूं, ठीक है ना। उसमें एक कथा ये भी आती है कि दशरथ ने बुलाया था पुत्र की आकांक्षा के लिए और उनसे यज्ञ करवाया एक, कि मेरे पुत्र नहीं है, पुत्र होता आप यज्ञ कीजिए। और जब और यज्ञ के में दान के की रूप में शांता का विवाह उससे कर दिया गया, ठीक है। एक तो ये है। एक प्रसंग ये आता है, ये अगर आप पढ़ेंगे आग का दरिया, उसमें कुर्तुल एन हैदर इस बात का जिक्र करती हैं कि राम की बहन शांता और सीता लगभग 15 बरस तक साथ रहीं। वो संदर्भ भी वो कहीं से लेकर आई हैं, ठीक है ना। एक जगह, अब मुझे नहीं पता था कि आप इस तरह का ही प्रश्न करेंगे, क्योंकि इसकी कोई तैयारी तो होती नहीं है, लेकिन आपने पढ़ा है, मैं आभार प्रकट करता हूँ। तो ये प्रसंग वहाँ से निकल के आते हैं। जैसे कि बहुत सारे जो नाम हैं जो स्त्री शतक में आते हैं पौराणिक स्त्रियों के, वो नाम किसी ने सुने नहीं सुने अब। हाँ, लेकिन लोग पढ़ें तो एक श्रीमद् देवी भागवत नाम का एक बड़ा ग्रंथ है, 400, उसमें कई राधा की माँ का नाम मिलता है, ठीक है, रायणी नाम है उनका, और भी कई नाम मिलते हैं बहुत सारे। जान के वाला ये सवाल पूछा कि लोग कनेक्ट ज्यादा कर पाएंगे। जी हाँ, जी हाँ। तो ये आप ध्यान रखिए, मैंने वहाँ से उस पात्र को उठाया और सीता, और वहाँ से उसको जोड़ा, जो कुर्तुल एन हैदर लिखती हैं आग का दरिया में, कि राम की बहन शांता और सीता एक लंबी अवधि तक साथ रहे, मतलब। तो वहाँ जोड़ा कि उनके बीच में क्या बात हुई होगी, कि भाई एक तरफ तो साधु वो हैं जो बाबा या साधु हैं, और एक तरफ राम जैसा पुरुष है जिसका इतना प्रभाव है। तो उसकी बहन के मन में ये सारी की सारी बात क्या आती होंगी, कि वो चाहती होगी कि नहीं, मुझे भी इस तरह का ही किसी आकर्षक राजकुमार से, वीर व्यक्ति से मेरा विवाह हो। तो ये फिर देखिए, ये सारी जो कविताएं हैं, स्त्री शतक की कविताएं, ये सारी स्त्रियां पौराणिक भारतीय साहित्य में मौजूद हैं। आप एक एक को ढूंढ सकते हैं, सब मिल जाएंगे, मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ क्या है, आपको मानत। लेकिन हाँ, इनकी जो कथाएं हैं वो नहीं मिलेंगी, वहां कथाएं दूसरी हैं, ये कविताएं दूसरी हैं। ये बात स्पष्ट है। मैं सवाल यही पूछने वाला था कि जब कविताएं किन्हीं कथाओं को आधारित बनाकर लिखी जाती हैं, जी हाँ, तो क्या कथा ही अनुदित नहीं हो जाती है कविता के भीतर? वही मैं कहना चाहता हूँ, कथा अनुदित नहीं है ना, यही तो बात है। ये मुझसे मांग की गई, जब ये संग्रह आया तो कहा गया कि ये जो मूल कथाएं हैं, इनको छोटे छोटे रूप में नीचे लिखा जाए। तो मैंने कि बिल्कुल नहीं लिखूंगा। उसके पीछे दो कारण। पहला कारण तो ये है कि जो पढ़ रहा है, अगर वो इतना जिज्ञासु है, तो वो उन किताबों तक जाए और वहां उन्हें ढूंढे, पहली बात। दूसरी बात, इसमें इन कविताओं में जो स्त्रियां हैं, वो कविताओं के में अगर वो ही घटना वहां से लेकर जहां अनुदित कर दी गई, तो फिर बचेगा क्या इसमें? कुछ भी नहीं। तो आप ध्यान रखिए, इन स्त्री शतक की या स्त्री मुगल की जो कविताएं हैं, स्त्री विषयक कविता, ये सारे के सारे नव कथन है। वहां पे ये स्त्रियां मिलेंगी, पर ये कथन नहीं मिलेंगे, ना ये घटनाएं मिलेंगी। ये कवि के दिमाग की उपज है, ये कवि की उत्पत्ति है। ध्यान रखिए, कवि इसीलिए तो होता है कि वो नया कहता है। अब जैसे कौशिक की कविता है, जी हाँ,
अब कौशिकी कविता यानी सरस्वती और शिव के जी हाँ की कथा को आपने एक तरीके से लिखा है। जी। तो कथा तो वही है जी हाँ है ना? जी हाँ कथा वही है और पढ़ते हुए आपको समझ भी आ रहा है, क्योंकि आपने सरस्वती और शिव की कथा पढ़ी है, इसलिए आपको समझ में आ रहा है। तो जब आपने ये कविता लिखी होगी जी। तब किस तरीके से आपके कवि ने प्रयोग करने शुरू किए होंगे कि वो कथा जस की तस ना लिखूं, कुछ और मानस के भीतर जाए? जी हाँ, तो उसमें वो मौजूद है वो तत्व। कौशिकी वाणी कहती कि आपने काली होने की वजह से मुझे वो कर दिया कि मेरी त्वचा मुझे डसने लगी और ये नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ कि जब कथा है आपके सामने, ठीक है, और आप उसे कविता में जी हाँ ढालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप ये कोशिश भी कर रहे हैं कि कथा जस की तस ना उतरे। हाँ बिल्कुल। तो वो कथा से कविता की बीच की जो यात्रा है, कवि वो कैसे तय करता है? इसी बात क्या को छोड़े, क्या रखें, कहाँ कल्पना जाए, कहाँ कथा के साथ छेड़छाड़ ना हो, क्योंकि ये ऐसी कथाएं हैं जिनसे छेड़छाड़ करेंगे तो दिक्कत भी पैदा हो सकती है। अब देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये तो कभी भी नहीं बता सकता कि वो कैसे करता है, वो करता है, इसीलिए वो कवि है। इसीलिए ये कवि सामर्थ्य है। हाँ। मैं जब कविता कवि लिख चुका होता है ना, हाँ। तब उसे होश आता है कि उसने लिख दिया है, तो फिर उसे देखता है, तो वो ये जो जादू है कविता नाम का, वो किसी किसी को मिलता है और वो उसे कवि बनाता है, और इसीलिए वो उसमें से कुछ नया निकाल के लाता है, कुछ नया कह देता है, कुछ कहता है, उसे वो करता है। तो यानी इनको ही आप यथार्थ के तौर पर ना पढ़ें या इतिहास के तौर पर इनको ना पढ़ें। आप इतिहास के तौर पे तो आप जो हमारा भारतीय प्राचीन साहित्य है उसको भी मानने या ना मानने के लिए स्वतंत्र हैं। वो कौन कहता है आपसे कि आप उसे मानने के लिए स्वतंत्र हैं? इतिहास के तौर पे पढ़ने के लिए उस पर भी कई प्रश्न उठते रहे हैं, हमेशा उठते रहेंगे। आप बताइए, मैं ये उस काल की, पौराणिक काल की भारतीय पौराणिक साहित्य से मैं स्थापित पहचानी हुई वे स्त्रियां हैं जिनके पास में जिनके मन की एक बात और है जो अब सामने आई है, जिनके जीवन का एक हिस्सा और भी है जो सामने आया, जो छूट गया है, जो किसी ने कहा नहीं, वो संभवतः अब स्त्री शतक में सामने आया है। स्त्री शतक, ठीक है, मुझ कवि ने की कविताएं जो मैंने लिखा, लेकिन ये कोई भी हिंदी का कवि लिख सकता था। ये कविताएं उसकी कविताएं हो सकती थी, जिसका मैं भी एक पाठक होता। ठीक है, तो ये एक उसमें से परंपरा को सामने निकाल कर, परंपरा विश्वसनीय है, अविश्वसनीय, मिथकीय है। अब जो लोग, अगर किसी की ईश्वर में आस्था है तो आस्था है, ठीक है ना, और कोई बहुत साधारण रूप में लेता है ईश्वर को मूर्ति, तो लेता है, उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन ऐसी कविताएं लिखने के लिए आपको स्त्री मन के भीतर उतरना होगा जी, उसके बिना आप नहीं लिख सकते हैं। बिल्कुल। जब आप स्त्री और पुरुष दोनों का एकाकार कर देते हैं, तब तो आप संवेदना को समझ पाते हैं, करुणा भी आपके भीतर आ जाती है जो स्त्री के भीतर है उसके, जिसको कहानी के संदर्भ में आप परकाया प्रवेश बोलते हैं। लेकिन अब जब वो स्त्री को आप दूर करेंगे अपने से, क्या वहाँ पर पुरुष अहम जागृत होने की संभावना नहीं रहती है कि पुरुष अहम संभावना जागृत हो जाएगा और स्त्री ऑब्जेक्टिफाई हो जाएगी? नहीं, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि मेरे अंदर कम से कम ना पुरुषों के मामले में, न समाज में, न स्त्रियों के मामले में कोई अहम नहीं है। मैं स्त्री को हमेशा पुरुष के ऊपर ही देखता हूँ, पुरुष से आगे ही देखता हूँ, आप ध्यान रखिए। और मेरा व्यक्तिगत जीवन भी अगर मैं कभी देखूँ तो एक स्त्री का जीवन ही है। मुझे बिल्कुल नहीं लगता, अगर कोई पुरुष अहंकार सामने आता है तो वो स्त्री को लेकर कोई न्याय नहीं कर सकता है। मैं आपको बताऊं, वो स्त्री के बारे में कोई न्यायपूर्ण बात नहीं कर सकता है, वो उसके मन को नहीं पा सकता है, उसकी चाहतों को नहीं छू सकता है। वो स्त्री के संपूर्ण रूप से पर, अगर इतनी कविताएं पुरुषों पर तो नहीं लिखी जाती हैं, आप मुझे बताइए, इतनी कविताएं स्त्रियों पर आती हैं, स्त्री कविताएं, और ये इतना सारा सब चलता है। आखिर स्त्री ने बहुत सारा पुरुष के मस्तिष्क में, जीवन में बहुत सारा स्थान घेर तो रखा है ना।
पुरुष खूब चाहता है कि उसे हटा दिया जाए, उसे कम कर दिया जाए, वो भले ही सोचता रहे, लेकिन स्त्रियां अपना स्थान घेरे रहेंगी, बल्कि उनके जिस स्थान पर पुरुषों ने कब्जा कर रखा है, पुरुषों के अहंकार ने कब्जा कर रखा है, पुरुषों को चाहिए कि वो चुपचाप उसे खाली कर दें, रिक्त कर दें, पीछे हट जाएं, वरना स्त्रियां उन्हें धकेल देंगी। मतलब आप बोल रहे हैं कि जब आप कविताएं लिखते हैं तो आपके भीतर से वो जो पुरुषवादी सत्ता है वो नहीं झांकती है? मेरे अंदर कोई पुरुषवादी सत्ता नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? है ही नहीं है। ये संभव ही नहीं है ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कोई स्त्री अगर मेरे पे, मैं दूसरा ये भी है कि मेरे जीवन में ऐसी भी स्त्रियां बहुत रही हैं जो कठोर और कठिन स्त्रियां रही हैं। मैं उनके प्रति भी उतना ही झुका हुआ हूँ। मैं उनकी सामाजिक और मानसिक स्थिति का आकलन करता हूँ। मैं उतना हूँ जितना मेरे प्रति जो उदार स्त्रियां हैं उनके प्रति हैं। मेरे अंदर कोई भेद नहीं है, मैं आपको बताऊं। तो ऐसा क्यों? एक कविता है आपकी, एक स्त्री मेरे भीतर। जी हाँ। पहला सवाल तो यही कि ये एक स्त्री है या तमाम स्त्रियां हैं? तमाम स्त्रियां हैं। देखिए, ये जो एक स्त्री मेरे भीतर है, ये स्त्री मेरे भीतर जो शीर्षक है इस कविता संग्रह का, इसी में से निकाला गया है। और जब शीर्षक रखा गया था तो पहले मन में ये आया कि नहीं, पहले एक स्त्री मेरे भीतर ही रखा गया था, फिर उसमें से एक हटाया गया कि इसको हटाया जाए और स्त्री मेरे भीतर ही रखा जाए। तो स्त्री मेरे भीतर इसी से या इसको मैं ऐसे पूछता कि जी, क्या ये बहुरूपी स्त्री है या बहुरूपिया है? नहीं, ये बिल्कुल बहुरूपिया नहीं है। हाँ। ये बहुरूपी स्त्री है और एक ही रूपी। एक स्त्री के अनेक रूप हैं। दरअसल ये समाज में जितनी भी स्त्रियां हैं वो एक दूसरे का विस्तार ही हैं। प्रारंभ में तो कोई एक ही स्त्री रही होगी ना, जिसकी कोख से अनेक स्त्रियों ने जन्म लिया और अनेक कोखों से स्त्रियां जन्म लेती चली गईं, ठीक है ना। अंततः संसार की सारी स्त्रियां किसी एक ही स्त्री का विस्तार हैं। आदम और हव्वा की कहानी हमारे बीच में मौजूद है। तो आप इससे अंदाज लगा सकते हैं। फिर क्यों ऐसा है कि आपके एक स्त्री मेरे भीतर या फिर बाकी जितनी जगहों पर स्त्रियां जो हैं वो हमेशा बहुत उदास और चुपचाप वाली स्थितियों में आती हैं? इसी में उदास है, भीतर ही भीतर रह रही है, बुदबुदा रही है, चुपचाप है, वो कुछ नहीं करना चाह रही है, और अंत तक आते आते आप बैलेंसिंग अप्रोच अपनाने लगते हैं अपनी कविताओं में। और ये लगभग हर कविता में दिखता है, चाहे वो एक खूबसूरत बेटी का पिता के उसमें हो, चाहे पुरुष में हो, बैलेंसिंग अप्रोच आप अपना लेते हैं। जैसे एक खूबसूरत बेटी का पिता, शुरू में आप नहीं चाहते कि ऐसा हो, वो सही उम्र में प्रेम करे, मेरी बेटी खूबसूरत है, आदि आदि। बहुत अंतर्द्वंद है इस कविता में। पहले आपने खूब एक तरीके से दे दिया अल्टीमेटम कि भैया ये मेरी कंडीशंस हैं, और अंत तक आते आते बोलते हैं कि फिर भी मेरी चिंता में मेरी बेटी की खूबसूरती है शामिल है ये दृढ़ता, यदि इसके बावजूद भी उससे कोई गलती होती है तो हो जाए, उसके पीछे उसे उबारने के लिए मैं खड़ा हूं तत्पर। जी हाँ। सब कुछ तो आपने कह दिया। जी हाँ। लेकिन अंत में आपको लगा कि भाई ज़्यादा हो जाएगा तो बैलेंस कर देता हूँ। जी नहीं, ये बैलेंस नहीं है। मुझे लगता है आप इसका गलत पाठ कर रहे हैं, आप ठीक पाठ नहीं कर रहे हैं। नहीं, अगर ये मेरी समझ है। अगर आप ये इस कविता को यहाँ भी छोड़ सकते थे। दरअसल प्रेम का बचना ही देह का बचना भी है। प्रेम बचा रहता तो देह भी बची रहती अपने विश्वास में। यहाँ कविता खत्म हो सकती थी। बिल्कुल सही है। जी हाँ। अंतिम जो बंद है वो लिखने की जरूरत ही नहीं थी। नहीं, बिल्कुल जरूरत थी। मैं उस बंद को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ, उस हिस्से को। क्यों? क्योंकि दो इसमें वो है। एक तो जो पिता है वो खुद को विश्वास दिलाता है कि मैं किस हद तक बेटी के साथ हूँ, आप ध्यान रखिए। और दूसरी बात, उस बेटी को भी देखिए, पूरी कविता में एक अंतर संघर्ष चलता है, एक अंतर्द्वंद चलता है पिता के अंदर कि ऐसा ना हो तो ऐसा ना हो तो ऐसा ना हो तो ऐसा, जो कि किसी भी पिता का होता है। मैं आपको बताऊं, किसी भी पिता का होता ही है। बड़ी मतलब चिंताएं रहती हैं बेटी को लेकर लेकिन अंत में वो पिता आता है और कहता है चलो इस सारे गड़बड़ियों के बाद, मतलब इतने संकटों के बाद भी, इतने झमेलों के बाद भी तुम्हारे लिए जगह भी बनी रहे, और उसमें भी यदि कोई गड़बड़ होती है तो उसमें निराश होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं हूं तुम्हारे पीछे, मैं तुम्हें उससे उबार लूंगा, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। ये बहुत ही मतलब ये मेरे लिए बड़ी मतलब महत्वपूर्ण बात है जो आप कह रहे हैं कि मैं मतलब संतुलन को साधने का प्रयास करता हूं अंत में। पर मुझे नहीं लगता, मेरा हमेशा स्त्री को लेकर नजरिया रहा है। मैं कहता हूं कि स्त्री को दो बातों से अपने को समृद्ध करना चाहिए। जैसे कि मैं स्त्री शिक्षा पर बहुत ध्यान देता हूं, मैं चाहता हूं कि स्त्री शिक्षा बहुत मजबूत होना चाहिए, इसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, ध्यान रखिए। उसके अलावा उसकी गांठ में पैसा होना चाहिए,
उसका बैंक बैलेंस होना चाहिए, उसका एटीएम। अगर वो उसके पास पैसा है और शिक्षा है तो वो एक स्वतंत्रता की एक हद तक स्पेस को हासिल करती है। इसीलिए मैं सबसे ज़्यादा इन दोनों चीज़ों पर ही ध्यान देता हूँ। इसीलिए मैं सीधे क्रांति पर नहीं लाता हूँ कविता को। मैं चाहता हूँ कि स्त्री इस पूरी प्रक्रिया में मजबूत बने। उस दौर को मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कविता को मतलब पकड़ने वाली बात है ये मैं ये चाहता हूँ। मैं हमेशा ये मेरी कविता, अभी वो 2-3 कविताएं हैं जो आई नहीं है, जो इंडिया टुडे में एक प्रकाशित हुई, जेवर कविता है। वो कहती है कि भाई विवाह में आपने मुझे जेवर पहना दिए, बड़ा नाम कर लिया अपना, कितना सोना चढ़ाया गया, और फिर आपने घर पहुंचते ही उसे ले लिया, ठीक है ना। फिर आप वो करें तो वो कहती है कि लड़ती है कि वो गहने मेरे हैं, मुझे वापस दो, वो गहने मैं रखूंगी, और वो गहने मैं जब गंभीर रूप से बीमार हूं तो मेरे भी काम आए, केवल मेरे पति के ही काम नहीं आए। वो कविता आगे कोई संग्रह आएगा तो उसमें वो शामिल होगी। मैं स्त्री मन की करे इस बात का मैं बहुत समर्थक हूं। उच्च शिक्षा हासिल करे इस बात का मैं बहुत समर्थक हूं, एक बात है। दूसरा, उसकी जेब में पैसा हो इस बात का मैं बहुत बड़ा समर्थक हूं। ये होना ही चाहिए। जी। एक और कविता है आपकी, पुरुष। जी, ठीक, उससे बहुत सहमति है नहीं। ठीक है, सहमति नहीं है क्योंकि मैं भी इसी समाज में पला बड़ा हूँ। जाहिर सी बात है कुछ बीज वो मेरे भीतर भी होंगे ही, और कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं। आप कितना ही कोशिश करें आप उन्हें छुपा नहीं पाते हैं, वो आपकी बातचीत में झलकता ही झलकता है। आप खूब प्रयास करें कि आप कॉशियस होकर चले लेकिन वो हो जाता है। लेकिन कुछ नैतिकता से वो बाहर निकलने में चीज़ों को समय भी लगता है। एक पुरुष है, बात कर रहा है, संवाद कर रहा है, पत्नी है, वो है, एक दोस्त है। अब इसमें ये आदिम इच्छा उसकी, मुझे ये क्या ऐसा नहीं हो सकता, नहीं ये तो वो है जिसमें बच्चा नहीं होता है, ये वाली कविता है। ये तो पुरुष कि बच्चा नहीं हो रहा है और पति खुद को जिम्मेदार मानता है, लेकिन पत्नी ये स्वीकार नहीं कर पा रही है कि भाई पुरुष में कुछ कमी है। अब ये पुरुष कैसे सोच सकता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि मेरी अनुपस्थिति में कोई आए और उससे कर जाए ज़बरदस्ती, और वो चुपचाप रह जाए सहकर, नहीं बताए किसी को, मुझे भी नहीं, और फिर जो परिणाम निकले वो मेरा कहलाए। ये संभव कैसे है? बिल्कुल संभव है। और ये सोचना भी संभव कैसे है? सोचना नहीं, पुरुष ऐसे भी सोचता है। नहीं, ये एक पुरुष का हो सकता है, तमाम पुरुषों का नहीं हो सकता। मेरी बात सुनिए, पुरुष तरह तरह से जीवन में सोचता है कि मेरा भाई मर जाए तो उसके हिस्से की सारी संपदा मुझे मिल जाए। पवन जी, तो मेरी पत्नी के साथ कोई जबरदस्ती करे, मेरी बात कैसे सोचूंगा? फिर मेरी बात सुनिए। फिर मेरी बात सुनिए। यहाँ पर पत्नी से जबरदस्ती का प्रश्न नहीं है। यहाँ पे प्रश्न उस चाहत की पूर्ति का है जो वो जो चाहता है। लेकिन वो जरिया बहुत गलत है। कौन से? बिल्कुल गलत है। लेकिन समाज में पुरुष या स्त्री भी कई अनैतिक जरियों को क्रियान्वित करते हैं, अनैतिक चाहत रखते हैं। ध्यान रखिए, कवि का काम उस अनैतिक चाहत को नैतिकता में बदल देना तो है ही नहीं। जी हाँ, बिल्कुल नहीं है। नैतिकता नहीं कह रहा हूं मैं, आप प्रश्न उठा रहे हैं, यही इस कविता को मतलब केंद्र में लाती है। उस विचार को केंद्र में लाती है जो मैं कहता हूं। आपका इस कविता पर प्रश्न उठाना, इस कविता का आप तक पहुंचना है, इस कविता पर विचार करना है, और इस कविता के संबंध में ये कहना है कि ये कविता कोई पुरुष कैसे सोच सकता है। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि हाँ, पुरुष ऐसे सोच सकता है और सोचता है। बिल्कुल सोचता है। ऐसे भी सोचता है कि मैं तो हूं ही, मुझ में कमी है। क्या उसे कोई पुराना प्रेमी नहीं है जिसके साथ वो संबंध बनाए और बच्चा पैदा हो जाए? बिल्कुल। और इस तरह की घटनाएं होती भी हैं। पुराने प्रेमी वाली जो बात आपने कही है, इस तरह की घटनाएं होती भी हैं। आप ध्यान रखिए, समाज में इस तरह से बहुत लोग मौजूद हैं, होती भी हैं। जी, बहुत लोग मौजूद हो सकते हैं। जी हाँ। लेकिन सवाल यह है कि तमाम पुरुष ऐसे नहीं होते हैं। बिल्कुल, मैं कब कह रहा हूँ कि तमाम पुरुष तो बुरे भी नहीं होते हैं। अगर सभी पुरुष बुरे हो जाएं तो फिर दुनिया कैसे चलेगी, आप बताइए। लेकिन जो पुरुष बुरे होते हैं वो तमाम अच्छे पुरुषों के हिस्से का भी बहुत सारी जगह घेर लेते हैं, उनका भी बदनामी का सबब बन जाते हैं, उनके माथे पे भी अपने किए का दोष मढ़ देते हैं। क्यों? क्योंकि पुरुष के हाथ में सत्ता है,
पुरुष के हाथ में इस देश की पूंजी, दुनिया की पूंजी है, पुरुष के हाथ में धरती है, पुरुष के हाथ में सब कुछ है। इसलिए वो अपने ढंग से पूरी दुनिया को संचालित करता है, स्त्री को भी संचालित करता है, और अपनी कमियों को छुपाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार होता है। ऐसा नहीं है कि वो ऐसा सोच नहीं सकता। एक शब्द का जो इसमें इस्तेमाल हुआ, जबरदस्ती, जी, है ना, जबरदस्ती शब्द का इसमें इस्तेमाल हुआ, जी हाँ, जो कि कहीं ना कहीं बलात्कार की तरफ इशारा करता है। जी हाँ, जबरदस्ती से आशा इसमें देखिए। फिर उसको इस कविता की ध्वनि को पकड़ लीजिए, क्योंकि उसकी स्त्री तैयार नहीं है। हाँ, स्त्री तैयार नहीं है, तो वो चाहता है अपनी तरफ से कि ऐसा कुछ भी हो जो तैयार नहीं है, लेकिन ऐसा हो जाए। अब यहाँ पर दो तरीके से हैं जो इसमें इनहेरेंट चीजें हैं, उसमें दो तरफ इशारा जा रहा है। जी, पत्नी तैयार नहीं है, पुरुष चाहता है कि जबरदस्ती हो जाए, है ना। एक तो पुरुषवादी सोच जी सामने आ रही है, बिल्कुल। पत्नी की ना, है ना, उसको पुरुष नहीं मान रहा और वो चाहता है कोई और पुरुष आके ऐसा कर जाए। जी, तो ये तो पुरुषवादी सत्ता का ही झांकना हुआ अपने भीतर से। और अगर ये आपके भीतर से निकल रहा है तो कहीं ना कहीं आप में भी वो चीज होगी। देखिए मैं या इसको ऐसे पूछता हूँ, अगर आप इस तरीके से कविता लिखते हैं तो क्या इस बात का खतरा रहता है जी कि ये ना समझ लिया जाए कि वो आपके भीतर तो नहीं है, अब आ जाइए, अब ऐसे ठीक है? नहीं, अंजुम जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आपने सचमुच इन कविताओं को बिल्कुल अलग दृष्टिकोण से देखा है, देख रहे हैं। मैंने इस तरह से कभी नहीं सोचा कि ये खतरा मेरे पास, मतलब इस केवल पर्टिकुलर इस कविता की बात कर रहा हूँ, इसमें ऐसा खतरा मेरे बारे में ऐसा सोचा जा सकता है। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, पर पुरुष ऐसा सोचता है ये मैंने ज़रूर सोचा और ये कविता सामने आई। लेकिन मेरी अन्य जो स्त्री विषयक कविताएँ हैं, जो प्रेम कविताएं हैं, मेरे इसके बारे में बड़े मीठे, तीखे, बड़े गहरे अनुभव हैं, क्योंकि उन सारी कविताओं को मेरे व्यक्तिगत जीवन से जोड़कर देखा जाता मुझे है। इसीलिए उन पर बात ही नहीं करनी है। वो सारे, मतलब सारी कविताओं को, लगभग कविताओं को वो मेरे व्यक्तिगत जीवन से जोड़कर देखा जाता है और मुझसे इस तरह के प्रश्न किए जाते हैं। जब अच्छी बातें होती हैं उस पर बात करूं मैं, फिर क्या उसमें सब तो कर ही रहे हैं, उस पर तो तमाम लोग बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है जी हाँ। नहीं, वो बहुत स्वतंत्र हैं उन कविताओं पर बात करने के लिए। और सवाल मुझे जवाब नहीं मिला लेकिन अपना, क्या कि वो चीज़ आपके अंदर आई, इस बात का भय रहता है क्या? नहीं, ऐसा मतलब मैंने दरअसल इस बारे में कभी सोचा नहीं अंजुम जी, मैंने कभी नहीं सोचा ऐसे बार। ये मैं इस साक्षात्कार में कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं आपसे पहली बार सुन रहा हूँ इन कविताओं के बारे में। और ये 2004 में ये कविता संग्रह आया था। ये आज 24 से 20 बरस हो गए और इसका नया पाठ है आप कर रहे हैं। मैं बताता हूँ मैं क्यों कर रहा हूँ। फ्रायड के हिसाब से इस तरह की बातें बार बार आना ये ग्रंथि है। फ्रायड ऐसा बोलते हैं कि आपके सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें नहीं होंगी और वो ग्रंथि के तौर पर बाहर आती हैं। और जब वो देह की कुंठा होती है या कुछ होता है तब वो बहुत उदात्तीकरण करके उसको पेश किया जाता है। तो मैंने उस दृष्टि से इसको समझने की कोशिश की और तब मैंने आपसे ये सवाल किया। मैं इस कविता के पक्ष में केवल इतना कहना चाहूँगा कि ये प्रसंग भी मनुष्य के मस्तिष्क में, पुरुष के मस्तिष्क में, स्त्री के भी मस्तिष्क में हो सकता है। ये प्रश्न रहता है, ये घटना रहती है, इससे बचा नहीं जा सकता। ये आप इसको लेकर ऐसा सोच सकते हैं कि आखिर एक पुरुष ऐसा कैसे सोच सकता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ एक कवि के तौर पर, एक लेखक के तौर पर पूरी दृढ़ता के साथ कि पुरुष ऐसा सोच सकता है। पवन जी, एक दो कविताओं पर और उसके बाद बात को थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा। बहन का प्रेमी 5 कविताएं आपकी हैं। पहला सवाल तो यही, पता नहीं क्या मैं ही इतना तौल कर पूछ रहा हूँ या मतलब आपने सोचा था कि नहीं कि इस तरह की कविताएं लिखने के बाद बहन को किस तरह से देखा जाएगा? हाँ, ये जो कविता है बहन का प्रेमी, मैं इस कविता के संदर्भ में ये कहना चाहता हूँ कि यह सच्ची कविता है। ठीक है। एक इस कविता में खुद कवि भी किसी की बहन का प्रेमी हो सकता है, कोई कवि की बहन का भी प्रेमी हो सकता है। ठीक है। पर यह कविता सच्ची है, बहुत नज़दीक से देखी हुई कविता है। और
कवि के आज के समय में भी कवि के जीवन में संकट पैदा कर सकती है। तो मुझे लगता है कि कवि के इस प्रार्थना पर भरोसा किया जाए कि ये सच्ची कविता है और आप मुझसे सच्ची तो है। मैं बस इतना पूछ रहा था कि क्या ये लिखते हुए नहीं लग रहा था? हाँ, पाठकों को तो यही लगा होगा, क्योंकि एक प्रसंग मैं बताता हूँ। यहाँ पर एक महाविद्यालय है, उसमें एक सेमिनार में मुझे बुलाया गया, मैं गया। कविताओं पर बातचीत करनी थी। स्त्री मेरे भीतर कविता संग्रह से ही तब ये आया था। स्त्री मेरे भीतर कविता संग्रह से ही मैंने कई कविताओं का पाठ किया और अपनी बात भी रखी। तो वहाँ उसमें अधिकांश महिला प्रोफेसर थीं। बहुत ज़्यादा बात वो इस कविता संग्रह पे नहीं कर रही थी। तो मैंने कहा बात कीजिए, पूछिए और सब। तो वो फिर भी उसके बाद में तो ये हुआ कि बातचीत कम समय तक चली और वो समाप्त हो गई। लेकिन समाप्त होने के बाद जब हम लोग बाहर आए, चाय पी रहे थे, तो कुछ महिला प्रोफेसर मेरे पास आई। तो उसमें से एक महिला प्रोफेसर ने कहा कि आपने बहन का प्रेमी इसका शीर्षक क्यों रखा? आपको ये नहीं रखना चाहिए था। मैंने पूछा ऐसा क्यों नहीं रखना चाहिए था? आप रख सकते थे पड़ोस की लड़की का प्रेमी। मैंने कहा कि पड़ोस की लड़की भी तो किसी की बहन होगी, ऐसा तो नहीं है कि वो उसकी बहन नहीं हो सकती। बात है। तो वो एक स्त्री के तौर पे उन्होंने इस बात को नोटिस में किया और मुझसे कहा। तो इससे भारतीय समाज की या स्त्रियों में या पुरुषों में जो घबराहट पैदा हुई उसका अंदाज आप लगा सकते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इस कविता को लिखने के बाद इस कविता की काफ़ी चर्चा हुई। काफ़ी लोगों ने इस कविता की आलोचना की और बड़े कुछ प्रबुद्ध कवियों ने भी की। कई तरह से बातें मेरे सामने आई, लेकिन मैं अपनी इन कविताओं के समर्थन में खड़ा रहा। बातें तो ये भी आई कि आपकी कविताओं में स्त्रियों को यौन स्तर पर रिड्यूस कर दिया जाता है। स्त्री की जो समस्या है वो मुख्यतः यौन समस्या भी है। आप देखिए, यौन के आधार पर ही स्त्री को प्रताड़ित किया जाता है, उसका आकलन किया जाता है। आप ध्यान रखिए, उसको पुरुष उस दृष्टि से ही देखता है। पहली जो समस्या है, पहला जो पिंजरा है, उसकी देह है, उसकी यौन समस्या है। आप ध्यान रखिए, जिसमें स्त्री की भी मानसिकता ऐसी बनाई गई है कि वो हमेशा अपनी ही चिंता में लगी रहती है। ठीक है, अपनी देह की, अपनी यौनिकता की, अपनी शुचिता की, अपनी पवित्रता की रक्षा में भी लगी रहती है। मैं अपनी एक कविता जो अभी आपने पढ़ी, बेटी का पुत्र, उसमें कहता हूँ कि पवित्रता केवल एक भ्रम है। मैं आपको बताऊँ, पवित्रता से बड़ा कोई शुद्धता, पवित्रता, ये सब भ्रम है। शुद्धता और पवित्रता नाम की कोई चीज होती नहीं है। एक बात है, देह भी कोई ऐसी बहुत अमूल्य चीज नहीं है कि जिसकी रक्षा में ही हमेशा जुटे रहा जाए, हमेशा लगे रहा जाए कि नहीं साहब हमें देह की रक्षा करना है और हमें अपने कौमार्य को सुरक्षित कर रखना है। तो ये बिल्कुल, तो ये बात बिल्कुल तय है कि मैं अपनी कविताओं में, मेरी कविताओं में, मैं अपने इस शब्द को वापस लेता हूं, मेरी कविताओं में स्त्री अपने यौनाधिकार की बात करती हैं। वो अपनी तरफ से अपने यौनाचार की बात करती हैं, वो अपने यौन अधिकार की बात करती हैं और खुलकर बात करती हैं। और पुरुषों को इस बात पर, पुरुष सत्ता को, पुरुषों को इस बात पर आपत्ति ना लेते हुए उसे स्वीकार करना चाहिए। जब आप ये यौनाधिकार की स्त्रियां बात करती हैं या यौनिकता की जो बात कर रहे हैं, जब कविताएं लिखते हैं, तो क्या किसी स्त्री को या किन्हीं स्त्रियों से संपर्क करते हैं, कंसल्ट करते हैं, दिखाते हैं? नहीं। तब तो फिर किस तरीके से? नहीं, संभवतः मैंने कहा ना कि मेरे भीतर स्त्री आधिक्य मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं स्त्रियों के संपर्क में बहुत रहा हूँ, परिवार की स्त्रियों के, और मैंने उनकी पीड़ाओं को बहुत नज़दीक से देखा है। उन्हें अपनी रक्षा करते हुए देखा है, उन्हें प्रताड़ित होते हुए देखा है उसके मामले में। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने पुरुषों के भीतर स्त्रियों को लेकर जो हिंसक भाव है, जो अराजक भाव है, ठीक है ना, जो पशु भाव है, उसको बहुत गहरे से महसूस किया है।
उस आक्रमण को, उस नाखूनों को, उन दांतों को मैं बहुत अच्छी तरह पहचानता हूं जो स्त्रियों की तरफ झपटते हैं। मैं, और संभवतः इसीलिए, और मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मैं स्त्री की यौन समस्या को उसकी प्रमुख समस्या मानता हूं, लेकिन वो हल तब कर पाएगी जब वो आर्थिक रूप से संपन्न होगी, वो शैक्षिक रूप से संपन्न होगी, वो ताकत रहित रहेगी तो वो अपनी यौन समस्याओं को का समाधान अपने यौनाधिकारों का उपयोग नहीं कर पाएगी। अपनी यौनिकता पर उसका अधिकार नहीं रहेगा। आप ध्यान रखिए, जिस दिन वो ताकतवर होगी उसकी यौनिकता पर उसका अधिकार रहेगा। मैं फिर कहता हूं, मैं स्त्री के यौनाधिकार का समर्थक हूं। आगे बढ़ रहा हूं जी। कहना नहीं आता आपका कविता संग्रह है, आरक्षण पर खूब कविताएं हैं उसमें। हाँ, एक तो प्रमुख कविता है। हाँ, एक तो प्रमुख कविता है, आरक्षण गली अति सांकरी। हाँ जी हाँ हाँ, जी हाँ। प्रेम गली अति सांकरी की जगह आपने उसको बदला। जी हाँ। लेकिन उसी संकलन की पहली कविता है कि इन्हें चाव से पढ़ें। जी हाँ। कैसे वो कविता लिखी थी, और लगा था कि इस पर भी कविता लिखी जा सकती है? हाँ, ट्रेन में जाते आमतौर पर पैसे हुआ नहीं करते थे, तो जनरल डिब्बे में यात्रा करनी पड़ती थी। ठीक है, लंबी लंबी यात्राएं की हैं खड़े होकर, और या फिर तृतीय श्रेणी में जो स्लीपर क्लास है उसमें भी इधर बैठकर कोने भाई बिठा लो, रिजर्वेशन नहीं है हमारा, टीटी से बचते हुए कि टीटी ना देख ले, इधर छिपते हुए इधर छिपते हुए। फिर शौचालय में जाना होता ही था, तो शौचालय में कई तरह की चीज़ें, कई रेखा चित्र बने होते थे, कई तरह की बातें लिखी होती थी। तो ये प्रेमी प्रेमिका के बीच में कि एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से पूछता है कि तो क्या तुम ये कविता लिखने से पहले क्या शौचालय में गई और क्या क्या लिखा रहता है? प्रेमिका उससे कहती है कि हाँ यार, पता नहीं साले क्या क्या लिख देते हैं और बड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन वो उसको उसके प्रति घृणा का भाव प्रकट नहीं करती है। वो उस पर हंसती है कि हाँ, सब मानते नहीं हैं लोग, क्या क्या लिख जाते हैं बताओ, समझ में नहीं आता, और ऐसा वैसा। फिर ये कविता उपजती है। ये एक प्रसंग है प्रेमी और प्रेमिका के बीच का। हाँ। बस इसको एक प्रेम कविता के वैविध्य के रूप में इसे देखा जाना चाहिए, जो अपनी सीमाएं तोड़ती है कविता। मतलब फूल पत्तियों, बाग, पेड़, इनसे थोड़ा बाहर निकलती। नामवर जी ने कहा था इस कविता के बारे में कि इस पर भी कविता लिखी जा सकती है। बताओ, मतलब ये तो कभी सोचा ही नहीं था। किसी भी चीज पर कविता लिखी जा सकती है? नहीं, किसी भी चीज पर कविता लिखी तो जा सकती है, पर लिखना नहीं चाहिए। कुछ लोगों ने बहुत ऐसी अव्यवहारिक चीज़ों पर भी कविता लिखी, और चौंकाने के नाम पर, है ना, और कुछ नया कर दिखाने के नाम पर, कुछ इस जगह बना लेने के नाम पर नहीं लिखी जानी चाहिए। अभी आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया बिल्कुल अभी, कि इसको प्रेम कविता के वैविध्य के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। बिल्कुल। इससे पहले भी आपने एक दो बार मुझे टोकते हुए कहा कि ये पाठ मेरे लिए नया है जो आप कर रहे हैं, जी, या ऐसे भी इसको पढ़ा जा सकता है, ये मुझे नहीं पता था। हाँ। तो क्या कविता में अर्थ नहीं खोजने चाहिए? क्या शब्द ही कविता है? बिल्कुल अर्थ खोजे जाना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ, इतने दिनों बाद एक हमारे समय का एक प्रमुख विवेचक, प्रमुख उद्घोषक, एंकर इतनी बात कर रहा है इतने अध्ययन के बाद। ये हिंदी कविता के लिए बड़े शुभ लक्षण है। आप तो बखिया उधेड़ रहे हैं, मेरी कवि की बखिया उधेड़ रहे हैं और कविताओं का पाठ कर रहे हैं। जी, मेरे लिए मैं बड़ा खुश हूँ, और किसी भी कवि को मुझ कवि में शामिल होकर इससे खुश होना चाहिए। बहुत तेरे कवि मानते हैं कि नहीं, अर्थ नहीं खोजा जाना चाहिए। नहीं, ये गलत है, बखिया उधेड़ देना चाहिए। आप ध्यान रखिए, आप जो हमारे प्राचीन भारतीय साहित्य है, जो हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, उनमें उनके लिए कितनी नई नई व्याख्याएं आती हैं। आप देखिए, किताबों को लेकर कितनी सारी बातें आती हैं सामने निकल के, भाई इस किताब में ये इस दृष्टिकोण से देखा जाए। रचना की मनुष्य की सफलता ही वो ही है कि उसे विविध कोणों से देखा जाए, उसके कामों को विविध कोणों से देखा जाए। मैं रचना की सबसे बड़ी सफलता ये है कि लेखक से बड़ा अर्थ उस रचना में से उसका पाठक निकाले। इसी रचना की, इसी कहना नहीं आता कि एक और कविता है कि
उस फोटोग्राफर का जी हाँ, नाम पता करो। जी हाँ, जी हाँ। नया यथार्थ कवि कैसे खोजता है या कैसे खोजा जाना चाहिए? खोज कैसे होती है नए यथार्थ की? क्योंकि लगता है कि इस पर तो लोग लिख चुके हैं, मैं क्या लिखूंगा। देखिए, जिस विषय पर कई कवि लिख चुके, उस कवि विषय पर भी एक और कवि नए दृष्टिकोण से देखकर बहुत अच्छा लिख सकता है। आप किसी भी विषय को, कोई भी विषय इस वजह से नहीं छूटता है कि उस विषय पे लिखा जा चुका है। आपने अपनी बातचीत में कहा कि 300 रामायण है। राम कथा तो वाल्मीकि की है और उसके बाद तुलसी की है, पर लिखा, ठीक है। तो ये आपकी बात का उत्तर है। किसी भी उसको नहीं, कोई भी व्यक्ति कोई भी कवि उसी विषय पर कभी भी एक और कविता लिखकर या कहानीकार एक और कहानी लिखकर हमें चौंका सकता है, हमें एक नई दृष्टि प्रदान कर सकता है, और ये हमेशा बनी रहना चाहिए, हमें उसका स्वागत करना चाहिए। जी। इसी संग्रह की एक और कविता है सूर्य सावित्री। जी हाँ। मैं इसको ऐसे देखा कि जब आपका स्त्री शतक आया, जी हाँ, तो क्या इसकी पृष्ठभूमि जी सूर्य सावित्री के समय बन चुकी थी? ये इसको सही जोड़ रहे हैं आप, लेकिन ऐसा नहीं है। सूर्य सावित्री के अलावा एक कविता विश्वपला, एक कविता और है, और वो दोनों कविताएं कहना नहीं आता में है, और फिर स्त्री शतक में वो दोनों कविताएं आ गई हैं। पहले संग्रह के पहले स्त्री शतक के आखिरी 2 कविताएं हैं वो। जब मैंने सूर्य सावित्री के बारे में पढ़ा और उसके प्रसंग को, सूर्य सावित्री के बारे में जो कथन है इस कविता में बिल्कुल नया कथन है। वो वहाँ सूर्य सावित्री के बारे में वहाँ केवल इतना मिलता है कि उसने अपने विवाह की ऋचाएं खुद लिखी और वो शादी की। फिर एक कवि उस कविता को विकसित करता है और वो कविता के रूप में सामने, ये सूर्य सावित्री या विश्वपला के बारे में नव कथन है। ये दोनों स्त्रियां भारतीय प्राचीन साहित्य में मौजूद हैं, पर वो नए कथन के में ढलकर, कवि कथन में ढलकर, कविता में ढलकर सामने आती हैं। हो सकता है कि ये कविताएं इन कविताओं के लिखे जाने में और स्त्री शतक के लिखे जाने में अंतराल है। स्त्री शतक के लिए भारतीय प्राचीन साहित्यों का अध्ययन करने के बीच में अंतराल है। तो हो सकता है कि अंतर चेतना में वो कविताएं रही हों जो मैं लिख चुका था, जैसे सूर्य सावित्री और विश्वपला, और फिर वो वही लिंक मिली हो, वही जुड़ाव रहा हो, फिर ये कविताओं पर काम चला हो। मैं फिर मैं अभी दोहराना चाहता हूं जो मैंने भी कहा कि इन कविताओं को लेकर, स्त्री मेरे भीतर को लेकर या स्त्री शतक की, आज तक किसी स्त्री ने मुझसे कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई कि हमें आपकी कोई कविता पसंद नहीं आई। बोलेंगे इसके बाद कराने लग जाएंगे। कराएं नहीं तो 9 पाठ में आ जाएंगी ना। हाँ। भाई कराएं ना, कहें कि नहीं भाई हम ऐसी स्त्रियां नहीं है या हम ऐसा नहीं चाहते, ये पवनकरण तुमने ये हमारे बारे में गलत लिखा है, कहें ना। मैं तो संग्रह आपके हाथों में है, अब आप स्वतंत्र हैं उसकी लानत मलामत करने के लिए, उसके बारे में जो भी समझ में आता है आपको वो कहने के लिए। इससे कभी कुछ सीखता ही है, मैं आपसे सीखूंगा ही। ठीक बात है। स्त्री मुगल पे आ रहा हूँ। बाबर से लेकर शाह आलम द्वितीय जी, ये जो पूरा कालखंड है, इसमें से आपने 100 स्त्रियों का चुनाव किया जी। कैसे योजना बनी और कैसे 100 स्त्रियों का चुनाव किया? किन्हें छोड़ा तो क्यों छोड़ा, और चुनाव किया तो कैसे किया? शोध इसकी तैयारी में स्त्री शतक पृष्ठभूमि में रहा, क्योंकि मैं स्त्री शतक में ये काम कर चुका था। भारतीय पौराणिक साहित्य के अध्ययन के बाद 200 स्त्रियां खोज कर निकाली थी और उन पर कविताएं लिख चुका था। उसमें से भी जो भारतीय जनमानस में मैंने जब इन कविताओं पर प्रतिक्रिया आई और लोगों ने कहा तो मुझे ये मालूम चला उनके कहने से, उनसे बातचीत करने से, उनसे मिलने से कि मुश्किल से 20, 25, 30 स्त्रियां हैं इन 200 स्त्रियों में से 20 ही होंगी जिनसे हमारा भारतीय समाज परिचित है। इन स्त्रियों से परिचित नहीं है। ठीक है, वो स्त्रियां आती चली गई, वो मूल ग्रंथों में वो स्त्रियां मौजूद थी, उनके नाम मौजूद थे और वो किसी और घटना से वहाँ जुड़ी हुई थी। ये इन जितनी भी कविताएं हैं वो बिल्कुल नव कथन है। ये कथन वहाँ नहीं मिलेंगे, वहाँ वो स्त्रियां मिलेंगी और उनके जो वहाँ कथन दर्ज हैं वो मिलेंगे।
ये नवजीवन है, जैसा कि मैंने आपको कहा। बहुत ध्यान से आपने। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है, मैंने जो मुख्य किताबें हैं वो तो बाबरनामा, गुलबदन बानू का हुमायूं नामा, अरे वाह। और हाँ, और इसके अलावा इनसे जुड़े हुए आनुषंगिक उपन्यास ये मैंने। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमारे हिंदी में या मराठी में एक उपन्यास है जो औरंगजेब के जीवन पर है, वो बहुत अच्छा उपन्यास है, नागनाथ इनामदार का शाहनशाह। भारतीय ज्ञानपीठ ने उसे प्रकाशित किया है, कभी आप उसे पढ़िए, बहुत अच्छा है वो। उसमें मुझे एक सलमान रश्दी का है विक्ट्री सिटी। अच्छा, हाँ, तो विक्ट्री सिटी, उसमें मध्यकालीन भारत में बहुत स्त्रियों सारा का जिक्र है। मुगल सल्तनत पर तो बहुत सारा लिखा गया और लगातार लिखा जाता है, पर मेवाराम के बहुत अच्छे उपन्यास हैं। दारा सुकोह बहुत अच्छा उपन्यास है उनका, बदनसीब बादशाह हुमायूं है, और भी है। तो ये मैंने सब इनको पढ़ा। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इन सब में उपन्यासों में भी जो घटनाएं ढल के आई हैं वो वही हैं जो इतिहास में है, मतलब वहां कोई गल्प नहीं है, ठीक है। और अगर कुछ गल्प भी है तो वो मूल उसको जो है तो वहां उसको क्षतिग्रस्त नहीं करता है। इसी पर एक सवाल मेरा अभी आ रहा है मुझे जहन में तुरंत। जब आप बहुत तर्क वितर्क के साथ कविताएं लिखते हैं, यानी आप कॉशियस हैं, आप रैशनल हो रहे हैं, तर्क कर रहे हैं, वितर्क कर रहे हैं, ऐसे में क्या इमोशंस, संवेदनाएं पीछे नहीं, बैकफुट पे नहीं चली जाती हैं और आप केवल तर्क वितर्क करते रह जाते हैं? मैं आपके प्रश्न का जवाब देना चाहूँगा इसका कि कविता लिखते समय मैं कोई तर्क वितर्क नहीं करता हूँ। लेखक कोई तर्क वितर्क नहीं करता है। कविता लिखते समय उसकी संवेदना उस पर हावी होती है। तर्क वितर्क कविता के सामने आने के बाद जन्म लेते हैं, जो पाठक और आलोचकों के बीच में जाते हैं। कविता लिखते समय केवल संवेदना लेखक के ऊपर हावी होती है, तभी वो ये कविताएं लिख पाता है। अगर तर्क वितर्क करेगा तो सत्यानाश हो जाएगा, वो एक कविता नहीं लिख पाएगा, उसकी कोई कविता नहीं आएगी। और क्या लिखते हुए ये भी ध्यान में रहता है कि मैं प्रलेस का सदस्य हूँ? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मुझे प्रगतिशीलता अपनी सिद्ध करनी है? नहीं, ऐसा कोई मेरे ऊपर ऐसा कोई दबाव नहीं रहा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं प्रगतिशील लेखक संघ में बहुत कम उम्र में आ गया था, बहुत कम उम्र में, और मैं अब तक प्रगतिशील लेखक संघ में ही रहा हूँ, आज भी हूँ। और मेरी जितनी भी समझ बनी, समझ बनी, पता नहीं आज भी कितनी समझ है, क्योंकि नासमझी का प्रतिशत ज़्यादा होता है, तो जितनी भी समझ बनी वो प्रलेस में ही आके बनी। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि यदि मैं प्रलेस में नहीं आया होता तो क्या मैं लेखक भी होता। प्रलेस में आने के बाद मैंने बहुत लिखना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, समझना शुरू किया। मुझे समाज और साफ दिखाई देने लगा। आपने तो उद्भावना में जनगीत लिखे हैं? जी हाँ, एक हमारे मित्र हैं, जबलपुर में हैं अभी, वो नाटक करते हैं। उन्होंने मुझे सूची बना के दी कि हमें कुछ नाटकों में हमें गीत नहीं मिलते हैं, कुछ नए गीत लिखिए कुछ सरल से। तो मैंने लिख के दिया उन्हें गीत, और 25-30 गीत लिखे मैंने, छोटे छोटे, जिनमें से कुछ ठीक बन पड़े और कुछ बिल्कुल साधारण थे। उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारे लिए ठीक है और ये हमारे काम आएंगे। कुछ का उपयोग उन्होंने किया है, कुछ करते रहते हैं, वो उन्हीं को थे। मैंने कहा कि आप ये मानिए कि ये आप नहीं लिखे हैं, आप कोई समर्पित हैं। और मैं कभी किसी कवि को राजनीतिक होने किसी कवि के राजनीतिक होने बुरा नहीं मानता, व्यवस्था का विरोधी होने बुरा नहीं मानता। आप ध्यान रखिए, भले ही उसके ऊपर ये इल्जाम लगे। तो प्रलेस जिस बात को लेकर चला था, जो लेखक संघ के लेखक चले थे, क्या वो उस तरीके से इसे आगे बढ़ा पाए? मुझे ऐसा लगता है कि लेखक संघ, प्रगतिशील लेखक संघ एक विचार के तौर पर, अगर अपन प्रगतिशील लेखक संघ को एक विचार माने, एक संगठन माने, तो वो अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, ठीक है ना। उसमें शामिल लोगों पर आप बात कर सकते हैं, क्या वो कितना सही कर पाए या कितना गलत नहीं कर पाए, या सही उतना कर भी पाए अथवा नहीं कर पाए, ये प्रश्न वहां जाता है। पर मैं संगठन की भूमिका को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। ठीक है जी हाँ। आपको लगता है आपकी कविताओं पर जी उतना ध्यान दिया गया जितना दिया जाना चाहिए था आपके हिसाब से?
अब मैं मतलब मेरी जो ऐसी कोई बात बनी नहीं, और मैं ये कहूँ कि मेरी कविताओं पर उतना ध्यान नहीं दिया गया, ये कह रहे हैं जितना दिया जाना चाहिए था। मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ, आपको लगता है कि नहीं लगता है इस तरीके से कि भाई ज़्यादा दिया जाना चाहिए था, कम दिया गया, या फिर नहीं बहुत ज़्यादा दिया गया? ये तो आप ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। आगे दिया जाएगा, आपने उसकी शुरुआत की है। अरे नहीं, खूब दिया गया, लेकिन कभी की संतुष्टि भी होती है, कभी कभी उसका सोचना क्या होता है ये अलग होता है। जब आप बहुत लंबे समय तक कवि बने रहते हैं तो फिर ये असंतुष्टि इसकी आंच धीमी पड़ जाती है। थी मतलब असंतुष्ट थे एक समय पर, लेकिन अब नहीं मतलब प्रारंभ में तो असंतुष्ट होना ही नहीं चाहिए। हाँ। प्रारंभ में, मध्य में भी नहीं होना चाहिए कोई मध्य, ठीक है ना, और अंत में इसलिए असंतुष्ट नहीं होना चाहिए कि भविष्य में बात होगी और लेखन पर बात होती है, आज नहीं होती है, कल होगी, परसों पुस्तकें मौजूद रहती हैं। क्या पता कौन कहाँ आपकी कविताओं को पढ़ रहा है, कौन कहाँ कहानी को पढ़ रहा है, कब कौन कुछ करने की जो ये दौर ऐसा है, ये जो समय है जो ऐसा है कि कोई भारतीय समाज की प्राथमिकताओं में साहित्य नहीं है। भारतीय समाज की प्राथमिकताओं में कुछ और है, कई तरह की गतिविधियां हैं, पर साहित्य नहीं है। ये लेखक को ये वाली बात, ये जो स्वभाव है भारतीय समाज का, हिंदी समाज का खास तौर से, क्योंकि अन्य भारतीय भाषी समाज में कुछ में ऐसी स्थिति नहीं है। वहाँ पर लेखक के लिखे पर ध्यान दिया जा रहा है। दुनिया में कितना दिया जा रहा है, मुझे अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती तो मैं जानता ही नहीं हूँ। जो कुछ अंग्रेजी वाले पढ़ लेता हूँ अनुदित वगैरह होकर तो बात है, पर मैं उसे अपनी कमतरी नहीं मानता, वो सब मेरे पास तक पहुँच जाता है, पढ़ लेता हूँ। कभी ऐसा लगा पवन जी कि मेरी स्त्री विषयक कविताओं पर ज़्यादा ध्यान दिया गया और बाकी कविताएं कहीं इसके आलोक में रह गई? हाँ, इस तरह की कभी कभी दिमाग में, लेकिन मैंने कहा ना, मैं सोचता हूँ कि नहीं, कभी कोई आएगा, कोई भला पाठक आलोचक, और वो सारी कविताओं को, उनमें से वो सारी कविताओं को छांट लेगा और उनको रेखांकित कर देगा। तो मुझे एक लेखक के तौर पर समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। ठीक है। दिल्ली से दूर रहने का नुकसान हुआ? हाँ, होता तो है, नो डाउट, इसमें कोई दिल्ली तो अवसरों की है, दिल्ली भोपाल जो है, और मैं दिल्ली और भोपाल से बचता भी हूँ, मैं आपको बताऊँ। कार्यक्रमों में बहुत कम जाता हूँ, बहुत कम, बहुत सोच समझकर चुनकर जाता हूँ कार्यक्रमों में। जैसे मुझे लगता है यहाँ जाना चाहिए तो जाता हूँ, वरना मना ही कर, कई तरह के बहाने बना देता हूँ, झूठ बोल देता हूँ, किसी से कह देता हूँ नहीं हवाई जहाज का टिकट दोगे तो आऊँगा, वो देगा नहीं मैं जाऊँगा नहीं। कई मतलब उसमें बहुत अधिकतर मैं झूठ का सहारा लेता हूँ केवल बचने के लिए, और पहले ही कर देता हूँ। ये नहीं करता हूँ कि उससे कह दूँ नहीं मैं आऊँगा और वो कार्ड पे नाम छाप दे और वेट कर रहा है, ऐसा नहीं। मैं पहले दिन ही आया तो मैं तुरंत निर्णय लेता हूँ, मना कर देता हूँ कि मैं नहीं आऊँगा। क्यों, दिल्ली और भोपाल के वो एक अलग दुनिया है। भोपाल भी एक अलग दुनिया है जहाँ आपको पसंद करने वाले ना के बराबर हैं, ठीक है ना, और दिल्ली भी एक अलग दुनिया है, ठीक, पर उस दुनिया में भी आपकी रचना अपनी पहचान बनाती है। कहानी उपन्यास पर कभी हाथ क्यों नहीं आजमाया? नहीं, मैंने कहा ना, मैंने 2-3 गद्य, एक तो अपने पिता के एक स्मृति लेख लिखा था जो नया ज्ञानोदय में प्रकाशित हुआ था, उस पर कुछ प्रतिक्रियाएं भी आई थी, बड़ी मन को सहला देने वाली। नॉन फिक्शन पे आपने कविताएं लिख दी तो मुझे लगा नॉन फिक्शन पे लेख ही लिख लिए होते। हाँ, नहीं, कभी कभी ये बात तो आती है, पर मुझे लगता है कि शायद अब मैं उपन्यास पर अगर हुआ तो मैं अपना एक आत्मकथ्य का एक दूसरा हिस्सा और लिखूंगा, अगर लिख सका तो। पहले वाले को मैं संशोधित करूंगा, उस पर कुछ काम करूंगा और दूसरे वाले की लिखने की कोशिश करूंगा, वरना मैं कविता, अभी मेरे पास कविताओं लिखने के लिए मैं अध्ययन कर रहा हूँ, कुछ नए क्षेत्रों में काम करने की कोशिश करता हूँ, और मैं स्त्रियों पर कविताएं लिखने से डरूंगा नहीं, मैं अपना काम करूंगा, आप ध्यान रखिए। जी जी जी। और मैं कतई चिंतित नहीं हूँ कि कोई मुझे किस खाने में डाल देता है, मुझे कोई भय नहीं है। अगर मैं अपनी अंतिम कविता भी स्त्री पर लिख के
समाप्त करूँगा तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। आप ध्यान रखिए। अंतिम सवाल, कोई ऐसा काम जो आप करना चाहते थे, नहीं कर पाए और करना चाहते हैं? बता नहीं सकता, याद नहीं है ऐसा क्या क्या करना चाहता था, क्या नहीं कर पाया। बढ़िया। ऐसा मुझे याद नहीं है और बता भी नहीं सकता। मैंने कहा ना कि एक लंबा जीवन आपके अंदर बहुत सारी बेचैनियों को, बहुत सारी उनको ख़त्म कर देता है, मार देता है, कम कर देता है। तो बहुत सारा पैसा होता, आप बहुत अच्छे जूते पहन लेते, बहुत अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहन लेते, बहुत घूम आते। इसके अलावा आप पैसे का क्या करते, आप मुझे बताइए। ठीक है, बड़े पद पर होते तो सिवाय बदमाशी और भ्रष्टाचार के कुछ नहीं करते। नहीं, अच्छे काम भी होते हैं। अच्छे काम भी होते हैं, पर बता रहा हूँ मैं, चूंकि मैंने इन चीज़ों को बहुत नज़दीक से देखा है, तो मतलब ऐसा मतलब मेरा मतलब बहुत लोगों को बहुत नज़दीक से देखा है। तो आप ये करते तो इस तरह से समझ ने बेचैनी और असंतुष्टि पर लगाम लगा के रखी। चलिए, आप ऐसे ही लिखते रहें, स्त्रियों पर लगातार लिखें। जैसे आपने कहा डरेंगे नहीं, तो बिना डरे लिखें और जल्दी से। नहीं, डरने से मेरा आशय यही है कि मतलब कोई कहेगा अरे केवल स्त्रियों पर ही लिखते हैं, या फिर क्या दो चार बातें जो आपने कही कि वो नहीं, चलिए आप हर विषय पर लिखें। हाँ और तो, लिखते रहें। जी हाँ, ऐसी कविताएं आपके संग्रह आते रहें। स्वस्थ रहें। हम फिर ग्वालियर आए, आपसे फिर बातचीत हो कभी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप संगत में बहुत अच्छा लगा। आप सबसे आपकी पूरी टीम को जी मेरी तरफ से शुभकामनाएं, आभार। चाहता हूँ इस कार्यक्रम का अंत आप एक कविता पढ़कर करें। एक छोटी सी कविता है। तुमसे दूर रहता हूँ, तुमसे दूर रहता हूँ तो तुम्हारे सपनों से दूर रहता हूँ, तुम्हारे सपनों से दूर रहता हूँ तो तुम्हारी नींद से दूर रहता हूँ, तुम्हारी नींद से दूर रहता हूँ तो तुम्हारी रात से दूर रहता हूँ, तुम्हारी रात से दूर रहता हूँ तो तुम्हारे अंधेरे से दूर रहता हूँ, तुम्हारे अंधेरे से दूर रहना तुम्हारे प्रेम से दूर रहना है। वाह वाह वाह। यह है कि गीत में लगता था कि हम भावों के हिसाब से थोड़े बंधे हुए हैं। 2-3 दिन में नोट्स के सहारे पढ़ाने लगा और वो नोट्स मैं पूरा का पूरा लिख लेता था। फिर हमने सोचा कि अगर मैं ऐसे नोट्स लिखूंगा तो मैं तो बंध जाऊंगा। वो हिंदी साहित्य में बड़े परिवर्तन हुए हैं जो आम तौर पर लक्षित नहीं किए जाते। ये हो सकता है कि कोई समाज बिना साहित्य के हो सकता है।